तो कुपिपक्व रसायन, अगर हम पहले इस शब्द से शुरू करें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कुपिपक्व रसायन इस नाम की कोई शास्त्रोक्त कल्पना या उसके लिए की कोई व्याख्या, डेफिनेशन जैसा अगर हम ग्रंथों में देखने जाएंगे तो जल्दी से मिलेगी भी नहीं। ये कोई बहुत क्लासिकल टर्म नहीं है पुराने ग्रंथों में। जैसे सभी जानते हैं कि रसशास्त्र ही जो है वो पूरा ही आयुर्वेद के ग्रंथों में एक बाद में जुड़ा हुआ पोर्शन है। बृहत्रयी लघुत्रयी वगैरह में से तो बृहत्रयी में तो लगभग ना के बराबर, लघुत्रयी में मतलब भर का थोड़ा बहुत ही हमें रसशास्त्र का बारे में रेफरेंसेस मिलते हैं। ज्यादातर जो है वो रसशास्त्र के ग्रंथ उत्तरवर्ती काल के ही हम देखते हैं, लेकिन उनमें भी अगर सिर्फ रसशास्त्र के ग्रंथों को भी अगर देखा जाए तो भी उसमें के शुरू शुरू के काल के ग्रंथों को, जिनके बारे में मैं इसकी कालगणना वगैरह के बारे में आगे के पोर्शन में थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। तो अगर जो जिन्हें हम बेसिक ग्रंथ मानते हैं, जहां से रसशास्त्र की शुरुआत होती है, ऐसे ग्रंथों में अगर देखें तो कुपिपक्व रसायन ये शब्द भी जो है वो इवन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटी से हम कह सकते हैं कि ये कोई शास्त्रोक्त परिभाषा जो है, ऐसी परिभाषित शब्द ही नहीं है, ये लेटर ऐड किया हुआ है। ऑब्वियसली जब ये शब्द ही नहीं था, यह परिभाषा थी ही नहीं, तो इसकी परिभाषा की व्याख्या करने का भी कोई सवाल ही नहीं उठता। तो पुराने ग्रंथों में इस तरीके का ना शब्द मिलता है ना परिभाषा मिलती है। लेटर काल के, अगर रिसेंट का कालखंड के ग्रंथों को अगर हम देखें तो उनमें हमें कुछ इस तरीके के कल्प मिलते हैं। सिंदूर कल्प नाम का भी एक वर्ड कहीं पर इनके लिए यूज किया जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसे आप एक सिनोनिम भी कह सकते हैं कुपिपक्व रसायनों का, क्योंकि इस कल्पना से बनने वाले मैक्सिमम जो भी कल्प है वो सिंदूर वर्ण के बनते हैं, इसलिए जो है इसे एक सिंदूर कल्प ये भी वर्ड यूज किया हुआ मिलेगा। शब्दों की हम अलग अलग श्रेणियां देखते हैं, खास करके संहिता वाले लोगों को वगैरह इसके ज्यादा डिटेल्स पता होंगे, बाकी लोगों ने इसे बहुत ज्यादा ध्यान से देखा नहीं होगा। लेकिन यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ऐसे हम जो है वो अलग अलग परिभाषाओं की जो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये प्योरली यौगिक भी नहीं है, प्योरली रूढ़ भी नहीं है। इसे एक हाइब्रिड तरीके का, कुछ योग से बना हुआ और कुछ रूढ़ी से बना हुआ ऐसा शब्द है, इसको हम कह सकते हैं। यह कुपिपक्व रसायन। इसमें जो कुपी है वो ग्लास की जो बोतल होती है, शीशी जिसे कॉमन हिंदी में कहा जाता है, ऐसी शीशी के लिए ये कुपी वर्ड यूज हुआ है। पक्व, इसमें उसका पाचन करके अग्नि संस्कार करते हुए पूरी डाइजेशन की, उसकी जो पाचन की प्रोसेस की जा रही है, कुपी में रखते हुए पाचन किया गया, इसलिए कुपी पक्व। रसायन, रसायन इस शब्द पर मेरे ख्याल से आयुर्वेद के विद्यार्थियों के सामने तो मैं कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। तो कुप्याम अग्निना पक्वम रसायनम, इस एक रफली बनाई हुई इसकी शब्द की निरुक्ति से यह कुपी पक्व रसायन जो है यह शब्द सृजित हुआ है। इसको यूज हम करते हैं, इससे कुपी पक्व रसायन एक शब्द की हमने कल्पना ले ली। अब आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ ये कुपी पक्व रसायन। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि प्राचीन ग्रंथों में ये नहीं मिलेगा। रसशास्त्र के सारे ग्रंथों को अगर हम पूरा जो मतलब आयुर्वेद इतिहास जैसा देखते हैं, वैसे अगर रसशास्त्र के इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम मोटा मोटी सारे ग्रंथों को जो है वो 3 कालखंडों में, 3 एराज में विभक्त कर सकते हैं। पहला जो है वो उसका बेसिक्स का काल है, दूसरा इलेबोरेशन का और तीसरा कंपाइलेशन का। बेसिक्स का मैंने इसलिए कहा है कि इसमें जो ग्रंथ लिखे गए ये पायोनियर्स है। जैसे नागार्जुन के ग्रंथों को वगैरह हम इसमें ले सकते हैं, रसेंद्र मंगल वगैरह जैसे। दूसरा कालखंड आता है एलेबोरेशन का। एलेबोरेशन वाले कालखंड में जो ग्रंथ है उनमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है, कुछ अपनी नई चीजें हैं। बेसिक वालों में शायद जो है वो शुरू के रस ग्रंथ अगर देखे तो वो रस विद्या पर या उसके धातुवाद वगैरह पर ज्यादा फोकस्ड थे, तो शायद उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर देखें तो रसशास्त्र के दृष्टिकोण से उनकी अपनी महत्ता होगी, लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, एक आयुर्वेद के विद्यार्थी के लिए, एक चिकित्सक के दृष्टि से अगर देखें तो बेसिक कालखंड के जो ग्रंथ है वो उतने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। दूसरा जो एलेबोरेशन वाला, जिसे जैसे पारंपरिक आयुर्वेद के कालखंड में अगर देखें तो जिसे निबंध काल कहा जाता है, ऐसा जो बीच का फेज है, एग्जैक्ट अच्छा एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो रसरत्न समुच्चय या रस प्रकाश सुधाकर जैसे ग्रंथ है इस कालखंड के हम बता सकते हैं, जिनमें रसशास्त्र के बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल्स भी जो है वो अच्छे से वर्णन किए गए थे।
और साथ ही साथ में कंसेप्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। उसमें आयुर्वेद के दृष्टि से उसको बताने के लिए धातुवाद के कंपैरिजन में प्रत्यक्ष रसायन के तौर पर आज जो हम यूज कर रहे हैं उस तरीके से उसको बताने के लिए जो ज्यादातर फोकस और अच्छे ग्रंथ जो मिलेंगे वो इस बीच के पीरियड में मिलेंगे। और तीसरा जो है वो कंपाइलेशन का कालखंड है। इसमें बताया लेटेस्ट जो 17th सेंचुरी के बाद के अगर ग्रंथ अगर हम देखते हैं, इनमें बहुत सारे कल्प, बहुत सारी कल्पनाएं अलग अलग तरीके से, आयुर्वेद प्रकाश इसका अच्छा एग्जाम्पल बता सकेंगे। ग्रंथ तो बहुत मिलते हैं, उनमें बल्क भी बहुत सारा है, लेकिन नए कंसेप्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम है। इसमें ज्यादातर जो है वो पहले के बताए हुए ग्रंथों में के कल्प और कल्पनाएं या सिद्धांत सारी चीजें जो है वो अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर पेश की हुई मिलेगी। तो इनमें नया कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, तो इस पीरियड को हम कंपाइलेशन एरा बोलते हैं। लेकिन भले ये एरा कंपाइलेशन का है, पर अगर स्पेसिफिकली आज का जो हमारा विषय है कुपिपक्व रसायनों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इस कंपाइलेशन वाले एरा में ही क्या हुआ आपको पाया जाएगा। आगे आगे जैसे हमारा लेक्चर बढ़ता जाएगा ये इशू और क्लियर होता जाएगा। बस मैं शुरुआत के लिए बता रहा हूँ कि अगर ग्रंथों में देखें तो उत्तरवर्ती ग्रंथों में ही मैक्सिमम 2 या 3 सेंचुरी ज्यादा से ज्यादा हम पीछे जा सकते हैं। इतने ही काल में जो है वो कुपिपक्व रसायन का अच्छा इवोल्यूशन और एक सिस्टमेटिक तरीके से कुपिपक्व रसायन बनाने की विधियां, उसमें से बनाए हुए कल्प, उनके चिकित्सकीय उपयोग अगर हम देखेंगे तो ये लेटेस्ट एरा में ही मिलेंगे। बहुत प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में बहुत अच्छे से कंसेप्ट या अच्छा यूटिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। जो दूसरा एरा जो बीच का बताया था एलेबोरेशन वाला रसरत्न समुच्चय, मैंने जिसका एग्जांपल दिया, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं कि कुछ कुछ कुपिपक्व रसायन से मिलते जुलते कुछ कल्पनाएं इनमें भी हमें मिलती तो है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं। तो इनमें अगर देखा जाए तो शराव संपुट का यूज करते हुए जैसे पुटपाथ पद्धति से ही बनाए हुए भी जो है वो पुट देकर बनाए हुए शराव संपुट में के कुछ कल्प इसमें से मिलते हैं। यू कैन कॉल दिस एज ए प्रिमिटिव लेवल। शुरुआती दौर था, बनाने की कुछ कोशिशें की गई, वो कैसे कोशिशें थी और वहां से हम आगे इस तरफ क्यों बढ़े, क्या हुआ, ये जो है वो आगे के स्लाइड्स में आपको क्लियर होता जाएगा। बस कंसेप्ट समझने के लिए बता रहा हूँ कि शराव संपुट ये हम अभी फिलहाल सिर्फ इसका इतिहास का दृष्टिकोण से अवलोकन कर रहे हैं। तो भले कुपिपक्व नाम दिया गया, लेकिन इसके अगर शुरू के चीजें अगर देखें तो शराव संपुट में बनाई गई कुछ कल्प वैसे बने जो आज भी प्रचार में भी है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो हम इवॉल्व होते गए तो कुपी में मैक्सिमम कल्प इसमें के शिफ्ट हो गए। एग्जैक्टली कुपिपक्व में हो क्या रहा है, इसके लिए थोड़ा सा रसशास्त्र में का स्पेसिफिकली पारद के यूज के रिलेटेड कुछ बेसिक्स मैं क्लियर करना चाहूंगा। शायद जानकार लोगों के लिए ये रिपीटेशन भी क्यों ना हो, लेकिन फिर एक बार रिकॉल करने के लिए मैं कुछ बेसिक चीजें इसमें क्लियर करने जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। पारद का चपलता, चंचलता सभी को हमें पता है, और इसको एज सच फॉर्म में एक तो ये बॉडी में लिया भी नहीं जा सकता, लिया तो एब्सॉर्ब नहीं होता है। तो हाथ में लेकर हैंडलिंग के लिए लिक्विड पारद की फिजिकल दिक्कत है, और एज सच एलिमेंटल फॉर्म के पारद का सेवन करने के लिए की निरुपयोगिता, इन दोनों को देखते हुए उसमें जो है हमने अलग अलग प्रोसेसेस की है। तो यूज कर पारद का शरीर में यूज करने के लिए किए हुए कामों में से सबसे मेन आता है मूर्छना। लेकिन मैं स्लाइड में शुरुआत मूर्छन से कर रहा हूँ। ये बहुत ही एक जैसे शब्द है, तो इनमें एक दूसरे से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जैसे हम एक बार शुरू को इसे क्लियर कर रहे हैं। मूर्छन ये नपुंसक लिंग में मूर्छनम करते हुए संस्कृत की अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो यूज होने वाली एक परिभाषा है, और एक मूर्छना ये स्त्रीलिंग में यूज होने वाली एक परिभाषा है। मूर्छनम जैसे मूर्छन सिंपल, अगर नपुंसक लिंग वाला ये अगर शब्द हम देखते हैं तो इसमें सिर्फ पारद का द्रवता नष्ट होकर उसको चूर्ण स्वरूप में लाना, नष्ट पिष्ट वर्ड सबके लिए कॉमनली पता है।
नष्ट उसका द्रवत्व नष्ट हो गया और पिष्ट मीन्स पाउडर, वो पाउडर फॉर्म में चूर्ण रूप में लिक्विड पारद को किसी भी तरीके से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, इतना ही सिर्फ इस मूर्छन में जो है वो एम है। लेकिन जब हम मूर्छना कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं, तो सिर्फ पाउडर फॉर्म में आना ये जरूरी नहीं है। उसी टाइम पर मूर्छन में जो पाउडर फॉर्म में आ गया वो तो इसमें जरूरी है ही है, साथ में एक जो बहुत जरूरी चीज आ जाती है, अव्यभिचारित व्याधि घातकत्वम। व्याधि घातकत्वम, व्याधि का नाश करने की क्षमता इस पारद में आनी चाहिए, तभी ऐसे पारद की जो है वो मूर्छना हो गई हम कह सकेंगे। आफ्टर ऑल वी आर क्लिनिशियन, सारा मिलके जो है वो आना जो है पदार्थोयम क्रियाक्रम, शरीर का बल रखने के लिए, स्वस्थ से संरक्षण व्याधि परिमोक्ष के लिए हम जो है वो सारा कर रहे हैं। तो व्याधि का नाश करने की क्षमता जिस पारद में आ गई, उस पारद को कि उसको जो है जो भी स्वरूप आ गया उसे हम मूर्छना कहेंगे। इतना ही नहीं, ये अव्यभिचारित बोला है, अव्यभिचारित का मीनिंग है डेफिनेटली, मीन्स किसी कंडीशन में ये काम करे और किसी कंडीशन में ना करे, तो ऐसी कंडीशन चलेगी नहीं। स्पेसिफिकली जहां पर बाय श्योर शॉट दिया हुआ मेडिसिन काम करेगा ही और व्याधि का नाश करेगा ही, और उसी के साथ में ऊपर बताई हुई नष्टपिष्ट की भी कंडीशन जहां पर एप्लीकेबल हो रही है, ये सारे क्लॉजेस जहां पर पूर्ण हो गए, ऐसे कंडीशन के पारद को हम कहेंगे उसकी मूर्छना हो गई है। ऐसा ही पारद स्वास्थ्य रक्षण के लिए या व्याधि चिकित्सा के लिए दोनों तरीके से यूज करना है, तो यही पारद हमें चाहिए है। तो इस मूर्छना के मोटा मोटी दो प्रकार किए जाते हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, निर्गंध मूर्छना और सगंध मूर्छना। जैसे कि हम जानते हैं कि एक नेचुरल फ्रेंड है मर्क्यूरी और सल्फर, और ज्यादातर हम इसका जो भी प्रयोग कर रहे हैं सल्फर के साथ ही करते जा रहे हैं। तो सगंध मूर्छना, तो गंधक के साथ की हुई मूर्छना यही ज्यादा पॉपुलर है। अगर टोटल प्रयोग अगर हम देखें तो शायद निर्गंध मूर्छना जो है वो 10% भी नहीं मिलेंगे उसके एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सगंध मूर्छना के ही मिलते हैं। फिर उसमें एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, सगंध मूर्छना जो है वो सेफ भी है, उसमें ज्यादा टॉक्सिसिटी भी नहीं आती, या अलग अलग उसके जो है वो दुष्परिणाम या एडवर्स इफेक्ट जैसे कहते हैं हम, ऐसे भी नहीं आते हैं। निर्गंध मूर्छना की कंडीशन में ये सारी ही चीजें जो है वो सिर्फ फिर भी जिंदा रहती है। व्याधिगत्व का तो आ जाएगा निर्गंध मूर्छना में भी, लेकिन अन्य उपद्रव या कोई विषाक्तता वगैरह नहीं आने की जो है वो पूरी गारंटी नहीं है। उसमें थोड़ी सी भी चूक भूल होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ओवरऑल निर्गंध मूर्छना उतनी पॉपुलर नहीं हुई। तो हम अभी और फिलहाल हमें जो कुपितत्व रसायन जो आज का जो विषय है ये भी सगंध मूर्छना के अंदर ही आता है, तो हम सगंध मूर्छना पर ही जो है वो अपना फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सगंध मूर्छना, पहले ही जैसे बताया गंधक के साथ में यह मूर्छना की जा रही है, तो होना क्या है, पारद के साथ गंधक का मिश्रण होना अवश्यम भावी, ये एक जरूरत है। दोनों मिलने के बाद में उसका पारद का लिक्विड फॉर्म जाना ये भी जरूरी, तो जो आउटपुट आएगा वो सॉलिड फॉर्म में होना है नष्टपिष्ट रूप में, क्योंकि वो मूर्छना का इंटीग्रल पार्ट था। उसमें व्याधि का नाश करना भी जरूरी है क्योंकि वो भी मूर्छना का पार्ट था। तो इसमें हम पारद और गंधक को इकट्ठा करते हुए मिलाकर, सिर्फ फिजिकली मिलाकर नहीं, इनका एक दूसरे के साथ में केमिकल बॉन्डिंग करने जा रहे हैं। तो मूर्छना में अलग अलग मेथड्स इसमें यूज हो रही है, लेकिन सबका जो एम है वो है कि पारद और गंधक, मर्क्यूरी एंड सल्फर आर टू बी कंबाइंड विथ ईच अदर इन ए केमिकल बॉन्ड। दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड एस्टेब्लिश करते हुए, केमिस्ट्री का तो उतना बेसिक हम सब जानते हैं। मर्क्यूरी एक मेटल है, इसकी सबसे बाहर की ऑर्बिट में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सल्फर एक नॉन मेटेलिक चीज है, इसकी सबसे लास्ट की ऑर्बिट में कुछ नेगेटिव वैलेंसी, कुछ खाली पोजीशन पड़ी हुई है। तो मर्क्यूरी के पास के खाली इलेक्ट्रॉन बाहर की ऑर्बिट में के, सल्फर की ऑर्बिट में के खाली ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की वेकेंट पोजीशंस में जाकर बैठ जाएंगे। ये डोनर बन जाएगा, सल्फर रेसिपिएंट बन जाएगा, दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाएगा और दोनों मिलकर एक HgS, 1 एटम ऑफ मर्क्यूरी 1 एटम ऑफ सल्फर मिलते हुए मर्क्यूरिक सल्फाइड बना देंगे। और ये जो मिक्सचर जो बन गया, नॉट मिक्सचर, कंपाउंड, मिक्सचर में तो फिजिकल हो जाएगा,
कंपाउंड जो बन गया, इस इकट्ठा होकर बना हुआ जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ये इस सगंध मूर्छना में जो है वो टारगेट है। अब इस मतलब ये तो केमिस्ट्री हो गई। इस मर्क्यूरिक सल्फाइड को बनाने के अलग अलग तरीके हमने जो यूज किए हमारे जरूरतों के हिसाब से, उसके हिसाब से हम इसमें 4 जो है वो मूर्छना के टाइप्स बनाते हैं। पहले में जो है कज्जली बनाई गई है। इसके लिए हमने कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस का यूज नहीं किया। मर्क्यूरी और सल्फर, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक है, खलवल में ले लिए और दोनों को खलवे यंत्र में मर्दन करते हुए अच्छे से हमने घोट दिया। कब तक घोटा? कज्जली के सिद्धि लक्षण भी सबको पता ही होंगे। एक सुलक्षण और निश्चंद्र तरीके की कज्जली बन गई तो पूरा का पूरा पारद उस गंधक के साथ में मिल गया और दोनों की कज्जली बन गई। मर्क्यूरी और सल्फर कंबाइन होते हुए मर्क्यूरिक सल्फाइड बन गया, तो जो है कज्जली बन गई। इसी कज्जली का यूज करते हुए हम अलग अलग, कज्जली का एक एकल प्रयोग भी है, अलग से इसके सिंगल में भी मैं बताए गए हैं। इनको हम किसी चूर्णों में भी मिश्रित करते हुए यूज कर रहे हैं या फिर और द्रव्य मिलाकर भावनाएं वगैरह देकर अलग से गुटी वटी कल्पना के खरलीय रसायन भी बनाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इससे बनती जा रही हैं। ये रही कज्जली, इसके इतने सारे यूजेस हैं। रसायनशास्त्र के स्टूडेंट के हिसाब से स्पेसिफिकली इफ यू सी एज ए फार्मास्यूटिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखें तो आगे इसकी जो भी अलग अलग बताई हुई परपटी कुपी पोटली जैसी जो भी कल्पनाएं बन रही है, इन सब में भी हम शुरू में कज्जली बनाकर कज्जली का प्रोसेसिंग करते हुए ही आगे की कल्पनाएं बना रहे हैं। तो कज्जली स्टैंड्स एज ए बेसिक integral part of each and every use at least so far as Sagandha Murchana is concerned. इसमें एक ब्लैक कलर का सल्फाइड बनता है, मर्क्यूरी सल्फाइड जो बनता है ब्लैक फॉर्म में बन जाता है और इसमें हमने कोई हीट या कोई दूसरी कोई केमिकल रिएक्शन के लिए फैसिलिटेट करने वाली जो चीजें होती है इनका यूज नहीं किया है, सिर्फ मर्दन का ही यूज हुआ है। तो इसमें बॉन्डिंग तो बनती है लेकिन ये बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा दृढ़ स्ट्रांग नहीं है। इसलिए सबने ये भी देखा होगा कि कज्जली अगर सिंपल बना के पारद गंधक इकट्ठा किए, खलवा यंत्र में मर्दन किया, साथ में रख दिए, तो जो कज्जली बन गई इसको अगर ऐसे ही एक डब्बे में भरकर रख दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद में इसमें का पारद और गंधक का बॉन्ड टूट कर फिर से पारद छुट्टा खुला होने के भी जो है वो चांसेस बनते हैं, फिर से इसमें चंद्रिकाएं आ जाती है। तो आगे आगे बढ़ते हुए जो हम ये कर रहे हैं आगे, इसीलिए मैंने एरो मार्क लगाकर जो है दी हुई है, क्योंकि आगे आगे की कल्पनाओं में यह जो पारद और गंधक के बीच में का जो बॉन्ड था ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग दृढ़ होता जाता है। तो जितनी ज्यादा आगे राइट वर्ड है वो उतनी ज्यादा दृढ़ता उसमें है और गंधक का यूज भी जो है वो बढ़ता जाता है। गंधक के साथ की प्रोसेसिंग, जो पारद की इंटरेक्शन हम कर रहे हैं वो थोड़ी बढ़ रही है। पहले इसमें हमने देखा था सॉलिड फॉर्म में का चूर्ण रूप में का गंधक और द्रव रूप में का पारद, इन दोनों को मिलाते हुए हमने खलवल यंत्र में मर्दन किया और कज्जली बना दी। सिर्फ मर्दन के लिए आने वाला एटम टू एटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कांटेक्ट, इसके अलावा इसमें इनकी केमिकल रिएक्शन सॉलिसिटेट करने के लिए और कुछ चीज नहीं की गई थी। परपटी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको एक हल्का सा मृदु अग्नि देते हुए गंधक को मेल्ट कर रहे हैं। जो चूर्ण रूप में का गंधक और द्रव रूप में का पारद इकट्ठा करते हुए कज्जली बन रही थी, उसकी जगह पर जब परपटी बनती है दोनों द्रव रूप में आ गए हैं, तो एटम टू एटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन होने के लिए चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ गए और बढ़ते हुए उस कंडीशन में हम उसको जो है ताकि फैसिलिटेट हो गया, एक दूसरे के साथ का म्यूचुअल कॉन्टैक्ट, क्लोज प्रॉक्सिमिटी आ गई, अच्छे से इनका बॉन्ड बन गया। फिर थोड़ी हीट भी दी है, अग्नि संस्कार इसमें आ गया। मर्दन में सिर्फ अप्रत्यक्ष अग्नि था, परपटी बनाने में एक प्रत्यक्ष लेकिन अल्प अग्नि जो है वो इसमें ऐड हो गया। तो अग्नि संस्कार में भी जो है वो इस बंध की दृढ़ता थोड़ी बढ़ा दी। फिर लिक्विड फॉर्म में गंधक आने की वजह से भी थोड़ी सी इसकी दृढ़ता बढ़ गई, तो कज्जली से परपटी थोड़ी दृढ़ता फॉर्म में बन गई। इसका यूज खैर आज का हमारा विषय नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस एक निर्देश करके आगे बढ़ रहा हूँ। परपटी में थोड़ा सा दृढ़ बन गया, इसलिए कज्जली का जो बॉन्ड था उसका काम जहां हो रहा था उसके बजाय परपटी आगे बढ़ते हुए, जैसे टैबलेट्स में मॉडर्न मेडिसिन में देख रहे हैं,
नॉर्मल हुई टेबलेट स्टमक में डिसइंटीग्रेट होती है, कुछ हम स्पेसिफिकली एंटरिक कोटेड बनाते हैं जिन पर स्टमक के एंजाइम्स काम नहीं कर पाते, जो इंटेस्टाइन्स में जाने के बाद ही काम करती है। उस तरीके से परपटी में कुछ उससे मिलता जुलता हल्का सा कंसेप्ट है। परपटी के थोड़ा दृढ़ बंध के वजह से ये जाकर ग्रहणी में काम कर रही है, तो ग्रहणी अधिष्ठान से होने वाले जो भी अलग अलग व्याधि हैं उनमें हम परपटी का यूज कर रहे हैं। इसके बाहर अन्य जगहों पर परपटी का यूज खास तरीके से नहीं किया जा रहा। आगे बढ़ता है कुपीपक्व। परपटी में हमने देखा था कि गंधक और पारद दोनों को लिक्विड फॉर्म में एक दूसरे के साथ में मिलाने से थोड़ा सा बॉन्ड दृढ़ हो गया था। शास्त्रकारों ने इसी को आगे और ध्यान से सोचा और वो आगे बढ़े कुपीपक्व रसायन के लिए, मतलब जो भी आगे की कल्पना तीसरी जो बन गई और ज्यादा दृढ़ मूर्छन करते हुए बनाने के लिए, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, वेपर और सॉलिड तीनों स्टेजेस, तो मटेरियल के जो स्टेजेस है वो आपको सभी को पता ही है, बेसिक फिजिक्स। पारद और गंधक दोनों को बाष्प, वेपर रूप में लाते हुए गैसियस फॉर्म में इन दोनों को एक दूसरे के साथ में मिलाकर बनाई हुई तीसरी आ गई कुपीपक्व कल्पना। इसमें पारद को भी जो है वो अग्नि देते हुए वेपर फॉर्म में लाते हुए इसका गैस बनाया गया है, ये भी गैसियस स्टेज में फेज में आ गया है। गंधक का भी पहले लिक्विड बन गया और ज्यादा अग्नि देने के बाद में वेपर फॉर्म में आ गया। दोनों की वेपर्स बन गई। अब पूरा वेपर्स में जो है वो ईच एंड एवरी एटम उसका खुला खुला है एकदम, और फिर उसमें जो ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, अलग अलग से टक 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 पूरा रैंडम हर दिशा में जो है इनके एटम्स घूम भी रहे हैं। फिर साथ में दिया हुआ तीव्र अग्नि है, अग्नि की वजह से 400-500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर भी जा रहा है, तो एक इंक्रीज्ड टेम्परेचर। फिर लास्ट में अब हम आगे देखेंगे, या वैसे तो सबको पता ही है, कुपीपक्व रसायन की अंतिम अवस्था में उसकी मुखमुद्रा की जाती है, मुंह भी बंद किया हुआ है और अंदर हीट की वजह से गैसेस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया और सारे गैसियस स्टेज में भी आ गए। ये सारा करके हम मैक्सिमम दोनों की इंटरेक्शन के लिए जो है वो पूरा फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और बनने वाला बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग दृढ़ बंध बन जाए, इसके लिए भी जो है वो पूरी कोशिश करने के बाद में तीसरा तरीका बन गया कुपीपक्व रसायन का। वैसे देखा जाए तो कुपीपक्व बनने के बाद में इसमें तो दोनों मैंने सारी बताई चीजें, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग के लिए जितना भी चीजें चाहिए थी हमने सारी कर ली थी। इनको गैसियस फॉर्म में भी लाया था, अब सॉलिड का लिक्विड हो गया, लिक्विड का गैस हो गया, गैस के बाद में और कोई चौथा फॉर्म तो है नहीं, तो फेज वाइज इससे और ज्यादा जो है वो कोई आगे बढ़ने के लिए चांस नहीं था। 400-500 डिग्री तक हीट भी दे दी थी, तो हीट भी सफिशिएंट दे दी थी, प्रेशर भी दे दिया था, सब कुछ दे दिया था। अब कुपीपक्व से ज्यादा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई और तरीका था नहीं, लेकिन फिर भी हमने एक अलग और दिमाग चलाकर पोटली कल्पना बनाई हुई है, जिसमें लिक्विड फॉर्म के ही गंधक में मंद अग्नि पर लेकिन बहुत लंबे समय के लिए क्या मैं ऑडिबल हूँ ढंग से? एम आई ऑडिबल? हाँ सर, यस सर। ओके, मैं आई कंटिन्यू क्योंकि मुझे कुछ नोटिफिकेशन आ रहा था। हाँ, कुछ किसी का तो माइक चालू था इसलिए बीच में ऐसा हो रहा था। कंटिन्यू कर दीजिए सर बिल्कुल। हाँ, तो पोटली कल्पना जो बन गई, इसमें गंधक का मात्रा और ज्यादा बढ़ाया गया। अग्नि संस्कार में टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अग्नि संस्कार का ड्यूरेशन बढ़ाया गया। ये कोई स्पेसिफिकली यूज होने वाली कल्पना है, ये सिर्फ अपने आशुकारिता के लिए, शीघ्रकारी काम के लिए, उसके तीक्ष्ण गुण के तौर पर यूज हो रही है। फोकस एरिया में काम करती है परपटी जैसे ही, इसलिए इसीलिए मैंने जो है कज्जली और कुपीपक्व एरो के ऊपर रखे थे, परपटी और पोटली नीचे रखे थे। कज्जली और कुपीपक्व का जो है वो ब्रॉड एरिया है, परपटी और पोटली का एरिया जो है वो स्पेसिफिक होता है अपना। परपटी अधिष्ठान हिसाब से स्पेसिफिक है, पोटली कार्यकारिता के हिसाब से स्पेसिफिक है। और वो भी हमारा आज का विषय ना होने से हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सगंध मूर्छना का बेसिक मैंने कुछ बता दिया। अब यही जो चीज थी, इसको एक जो स्टेबल फॉर्म में आपको समरी बनाते हुए दिया हुआ है। कज्जली सिर्फ मर्दन से बनाई गई, व्यवहाई और योगवाही गुण उसमें जो है वो अच्छे से लेकिन आ गए, पारद के और कज्जली के अंगभूत गुणधर्मों से हैं। परपटी में थोड़ा सा अग्नि संस्कार किया गया, थोड़ी बंध में दृढ़ता आ गई, ग्रहणी विशिष्ट इसकी कार्यकारिता है। कुपीपक्व में क्रम से अग्नि दिया गया, अग्नि पहले कम है फिर बढ़ाता चला गए, अग्नि संस्कार दीर्घ है,
प्रेशर भी दिया गया, टेम्परेचर भी दिया गया, गैसियस फॉर्म भी दिया गया, सारी चीजें मैंने बताई थी। सूक्ष्म, तीक्ष्ण और स्रोतोगामी ये बन रहा है। पोटली में भी अग्निशस्त्र दीर्घ लेकिन मंदाग्नि पर है, यह आशुकारी स्पेसिफिक तौर पर यूज हो रही है। अब हम आगे एक और दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया था, मैं इसका एक टिपिकल एकेडमिक व्यू से कुपी पक्व कैसे बनाया जा रहा है ये बताना मेरे लेक्चर का उद्देश्य मैंने नहीं रखा है। इसको अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में देखकर हम क्या समझ सकते हैं, ये उसके सिद्धांत के पार्ट बताना मैं ज्यादा जरूरी समझ रहा हूँ, इसलिए मैं उन पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो दूत पापेश्वर की तरफ से बनाई हुई जो धामणकर और पुराणिक वाली जो बुक है आयुर्वेदिक औषधि निर्माण की, उसमें का एक ये सुंदर सा कंसेप्ट दिया हुआ है। काफी ग्रंथकारों ने इसको एलेबोरेट किया भी है अलग अलग से, तो कोई मेरा अपना नहीं है बट बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। आयुर्वेद की काष्ठौषधियों से बनाई हुई स्नेहपाक की जो कल्पना है, इसी से इंस्पायर होकर रसशास्त्र के लोगों ने कुपी पक्व की कल्पना बनाई हुई है। खैर, सभ्य लैंग्वेज में चोरी को तो हिंदी में, इंग्लिश में इंस्पिरेशन ही बोला जाता है। When we come to official platform, we call it as inspiration. तो स्नेहपाक की कल्पना चुरा ली। कैसे चुराई, थोड़ा सा हम जो है वो पहले इसलिए फिर एक बार अपना ये शिफ्ट कर लेते हैं और स्नेहपाक के कुछ बेसिक की जो है वो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। स्नेहपाक कैसा बन रहा है, तैल या घृत जब बन रहा है, उसमें कल का द्रव्य है, एक स्नेह द्रव्य है, एक द्रव द्रव्य है। जैसे सिंपल अगल त्रिफला घृत जैसा भी अगर हम कोई एग्जाम्पल ले ले या गुरुचि घृत का, उसमें जो भी कल्क में मटेरियल डाल दिया, त्रिफला वगैरह, एक क्वाथ भी डाल दिया। ऐसा स्नेह में कोई तेल या घी में अगर आप मटेरियल कल्क का डालकर अगर पकाते तो वो बॉईल करके वो जल ही जाता और उसका जो है वो गुण नहीं आता। इसलिए वहां पर द्रव द्रव्य का मीडिएटर के तौर पर यूज करते हुए कल्क द्रव्यों के गुणधर्मों को स्नेह द्रव्य में ट्रांसफर करना, यह था स्नेहपाक कल्पना का बेसिक। तो एक्वियस सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल सारे मटेरियल्स को लेकर एक्सट्रैक्ट करके उस स्नेह में छोड़ दिया हमने, और इसलिए जो है वो फाइनली तो कोई ना द्रव बचा ना कल्क बचा। कल्क को भी हमने जो है वो फिल्टर करके निकाल दिया, द्रव को जो है वो बॉईल कर जो है वो पका कर निकाल दिया था। तो फाइनली तो हमारे हाथ में स्नेह ही आता है, सिर्फ तेल या घी आता है, लेकिन वो उसमें सारे गुणधर्म तो आ जाते हैं इन द्रव्यों के, लेकिन डायरेक्टली गुण नहीं आ सकते थे कल्क से स्नेह में, इसलिए द्रव को मीडिएटर के तौर पर यूज भी कर लिया था। कुछ कुछ एग्जैक्ट तो नहीं है वर्तुअल, लेकिन कुछ कुछ इसी कल्पना का यूज करते हुए कुपी पक्व रसायन बनाया गया। जो स्नेह द्रव्य जो है मेनली वहां पर जो तेल की यूज कर रहा है, उसकी जगह पर पारद की कल्पना कीजिए। जो द्रव द्रव्य में जो कोई स्वरस, स्वाथ वगैरह यूज किए जा रहे थे, उनकी जगह पर गंधक की कल्पना कीजिए, क्योंकि इसमें जो है कुपी पक्व में पहले तो बहुत देर तक गंधक लिक्विड फॉर्म में ही है, बॉइल मेल्ट होते होते जो है वो धीरे धीरे उड़ रहा है। और जैसे समीर पन्नग वगैरह कल्पनाएं बनाते वक्त, या मकर ध्वज बन रहा है तो सुवर्ण जा रहा है, समीर पन्नग बन रहा है तो उसमें हरताल, मनशिला, सोमल वगैरह जा रहे हैं। ये जो द्रव्य उसमें जो ऐड किए जा रहे हैं, इनको कल्क द्रव्यों की जगह पर कल्पना करके देख लीजिए, आपको सीधे सीधे सामने पिक्चर दिख जाएगा। कल्क द्रव्यों के गुणधर्म मतलब ये स्वर्ण, सोमल वगैरह जैसे जो भी यूज किए, द्रव द्रव्यों के माध्यम से, गंधक के मीडिएशन से मैं रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस टू प्लीज कीप देयर माइक म्यूट। प्लीज किसी का please ensure that everyone mic is muted. Okay, let's go. तो पारद का गंधक के साथ मूर्छना तो हो ही रही है, उसके साथ में ऐसे अन्य द्रव्यों के गुणधर्मों को इसमें मिलाते हुए बनाने की तरीका, ऐसा एक ब्रॉडली हम मान सकते हैं कि स्नेहपाक जैसा कुपी पक्व में हो रहा है। लेकिन मेनली यूज होने वाला रस सिंदूर, रस सिंदूर में तो कुछ और है ही नहीं, पारद और गंधक ही है, इसलिए मैंने स्नेहपाक के एक कॉलम में अकल्क का भी जो है वो एक परिभाषा रखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हर एक स्नेहपाक में भी कल्क द्रव्य हो, कुछ कुछ स्नेहपाक हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनमें सिर्फ स्नेह द्रव्य और द्रव द्रव्य मिलाकर किया जा रहा है,
कुपी पक्व में के मेन जो यूज हो रहा है रस सिंदूर को आप इस तरीके से उसके साथ में इक्वेट कर सकते हैं कि सिर्फ पारद और गंधक इकट्ठा होते हुए यह जो है वो कल्पना बनाई गई। तो यहाँ से जो है इसकी क्या कहेंगे कंसेप्चुअलाइजेशन जो है वो यहाँ से है। आइडिया वॉज कंसीव्ड थ्रू स्नेहपाक, उसको आगे बढ़ाते हुए जो है हम धीरे धीरे से जो है आगे चलाते गए। अब कुपी पक्व के एक्चुअल कंसेप्ट में आते हैं। मैंने शुरू में ही कंसेप्ट बताया था कि इसमें जो बेसिक एम जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करना है रिएक्शन के लिए। तो हीट प्रेशर वगैरह सारा देते हुए और इनको गैसियस फॉर्म में लाते हुए हम मर्क्यूरी और सल्फर पारद गंधक का एक दूसरे के साथ में रासायनिक प्रक्रियाएं होने के लिए रिएक्शन का इन्वायरमेंट वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। तो इनकी वेपर्स बनाकर ये करना है। तो कंसेप्ट जब इम्प्लीमेंट करने की बात आ गई तो ये सोच लिया कि भाई अच्छा प्रॉपर्टी में देखा था कि दोनों लिक्विड करने से थोड़ा दृढ़ हो गया था और बॉन्ड अच्छा बन गया था। उसी तरीके से हम अपना और आगे बढ़ेंगे। अब इनको दोनों को हमें वेपर फॉर्म में लाना है, हीट भी देनी है। हीट देने के बाद में फिर उनको एक दूसरे को गैसियस फॉर्म में ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने के लिए छोड़ना है। ये सारा करेंगे तो जो मूर्छना की अवस्था हमें मिल जाएगी वो हमारा फाइनल टारगेटेड आउटपुट होगा। उद्देश्य जो है वो पाने का है, पारद और गंधक का एक ऐसा कंपाउंड जो इस तरीके से बनाया गया हो। अब जरूरतों की तरफ चलते हैं। हमें क्या क्या देना है? हीट देनी है। तो जो इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है दैट इन्वायरमेंट के लिए जो भी असेंबली हम बनाएंगे, जो भी चीजों का उपकरणों का हम यूज करेंगे दैट हैज टू बी हीट स्टेबल। उष्णता सह सके ऐसी चीजें ही इसमें यूज करेंगे। प्लास्टिक का कंटेनर यूज किया तो गए काम से, जो हीट पर रखने पे मेल्ट ही हो जाएगा। देन तो ऐसी सारी चीजों को सोचने लगे तो शास्त्रकारों को पहले दिख गया भाई शराव संपुट है, इसमें अच्छे से हीट भी आ रही है, गैसियस फॉर्म में इंटरेक्ट भी कर सकेंगे और जनरली बहुत सारे भस्म प्रक्रियाएं करने के लिए इसका यूज तो हो ही रहा था शराव संपुटों का। तो ये पारद गंधक की कज्जली वगैरह या जो भी मिश्रण लेने थे इन सारी चीजों को मिलाकर शराव संपुट में रखते हुए इससे जो है बनाया गया पहला कल्प। जो भी शुरुआत में जो प्रयोग किए गए एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पर ही जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो इनमें शुरू में यही किया गया कि पारद गंधक वगैरह से मिश्रणों से जो भी चीजें थी इनको शराव संपुट में फुट में देते हुए पाक करते हुए डाइजेशन कर दिया गया, प्रोसेस की गई और इसमें से जो है वो आउटपुट निकाला गया और इस दृढ़ बंध के चीज को मेडिसिन में यूज करना शुरू हो गया। कुपी पक्व रसायन के जो प्रीकर्सर्स है वो इस तरीके से बनाकर यूज में आने लगे। लेकिन जब जैसे जैसे बनाना शुरू हुआ थॉट प्रोसेस और आगे बढ़ती गई, एक्सपेरिमेंटेशन से कुछ एरर्स भी पता चल गए, कुछ और कल्पना भी विकसित होती गई। तो डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेजेस में क्या क्या होने लगा इसको देखते हैं। तो ये समझ में आ गया कि भाई शराव संपुट के यूज से मटेरियल तो अच्छे से बन रहा है, लेकिन शराब बन रहा है मिट्टी का, प्रिपेयर फ्रॉम सॉइल, अर्दनवेयर है, उसमें पोरोसिटी बहुत है, छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र बहुत सारे हैं, वहां से बाहर जा रहा है। पारद की गतियां हमें सारी पता है, जल गति, हंस गति वगैरह। तो उसमें की जो धूम गति है वेपर फॉर्म में पारद का लॉस होना, ये धूम गति से जाने वाला पारद जो है ये इस तरीके से शराब संपुट में बनाने में एक बड़ी दुविधा का कारण बन गया। हाथ में इतना सारा मटेरियल लेकर शुरू करो, पारद का शोधन वगैरह करके उसको जो है वो एक तो शुद्ध पारद बनाने में ही बहुत सारी मेहनत लग गई और फिर इतना करके प्रोसेस लॉस ही बहुत ज्यादा होकर हाथ में मटेरियल जो है आउटपुट कम आने लगा। तो इसके लिए सोचना शुरू हो गया कि भाई शराब संपुट के बदले में कोई और अच्छी चीज दूसरी यूज हो सकेगी क्या। ढूंढना शुरू, सर्चिंग। अब सर्चिंग में पहले इंक्लूजन क्राइटेरिया, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह तो सभी को पता ही है, रिसर्च मेथोडोलॉजी सीख कर आए हैं। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या चाहिए था? सल्फर का यूज हो रहा है, सल्फर बहुत ही करोजिव खतरनाक आइटम है, तो मटेरियल जो है वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए इवन वेपर फॉर्म के सल्फर के साथ में। उसने हीट भी सहनी चाहिए और सल्फर के साथ में उसका रिएक्शन ना हो, इतने टेम्परेचर में पहुंचने के बाद भी। ऐसे ही मटेरियल्स जो है ये पहली जरूरत थी। तो ढूंढते ढूंढते पता चल गया कि ऐसी अगर जरूरत है तो कोई सिलिका से बना हुआ मटेरियल ही जो है वो इसमें काम कर सकेगा, जो हीट को भी सह लेगा और सल्फर को भी सह लेगा।
तो बाकी सब चीजें जो है वो कट गई। अब सिलिकाशियस मटेरियल्स पर फोकस होने के बाद में कॉमनली अवेलेबल चीजों में से फिर बहुत कोई एकदम रेयर मटेरियल भी नहीं लेना था, तो दो मटेरियल्स पर जो है वो शास्त्रकारों की दृष्टि आ गई। यहाँ दो तक जो है वो मामला छटते छटते रह गया, या तो मिट्टी या तो कांच। सॉइल से बनाए हुए शराब वगैरह यूज करके ऑलरेडी काम चल ही रहा था, लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज थी, ये नॉन रिएक्टिव था। सल्फर की वेपर्स के साथ में शराब की कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। हीट के लिए भी अच्छे से रेजिस्टेंट था, आराम से 400 क्या 500 600 700 800 डिग्री का भी टेम्परेचर दे दिया, मिट्टी का कुछ बाल भी नहीं बाका होने वाला, अच्छे से शराब जो है उसमें टिक भी जाएगा, तो अच्छा सा बन सकता है मटेरियल। लेकिन पोरोसिटी जो है वो दिक्कत कर रही थी, धूम गति से बहुत सारा लॉस हो रहा था। तो दूसरा एक सिलिका जैसा ऐसा ही एक मटेरियल मिला, इससे मिलता जुलता, कांच, ग्लास। ग्लास की बोतल जो है ये भी बहुत अच्छे से नॉन रिएक्टिव थी, इसमें कुछ भी डाल दो, न मर्क्यूरी के साथ में, न गंधक के साथ में, न डाली हुई और किसी चीज के साथ में, क्योंकि मनुष्यला वगैरह भी जा रहे हैं, ऐसे किसी भी चीज के साथ में ग्लास का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। मेटल कंटेनर शायद हीट रेजिस्टेंट हो सकते थे, लेकिन सल्फर, मर्क्यूरी, मनुष्यला, रियल गार्ड वगैरह ये सारे के सारे जो है वो मेटल की इन किसी चीज में काम ही नहीं आते, क्योंकि मेटल तुरंत जो है वो रिएक्शन करके करोजन होकर खराबी हो जाता। तो मेटल सारे आउट हो गए थे। ग्लास और सॉइल ये दोनों सामने ऑप्शंस है। सॉइल में का प्रेफरेंस ये था, हीट रेजिस्टेंस और नॉन रिएक्टिवनेस था, लेकिन पोरोसिटी थी। ग्लास में पोरोसिटी की समस्या से तो निजात मिल गया, लेकिन हीट रेजिस्टेंस ग्लास में उतना अच्छे से नहीं था जितना सॉइल में है। तो दोनों का मिक्स करते हुए बढ़िया सा दिमाग किसी ने लगाकर बना दिया, कांच और मिट्टी इन दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करो, अंदर से कांच बाहर से मिट्टी। तो कपड़ मिट्टी की हुई सॉइल रैप ग्लास बॉटल्स यूज होने लगी। अंदर की कांच पोरोसिटी को रोक रही थी, नॉन पोरस मटेरियल, धूम गति रुक गई, सारा जितना का मैक्सिमम इंटरेक्शन होते हुए आउटपुट ज्यादा मिलने लगा। बाहर से मिट्टी होने की वजह से हीट रेजिस्टेंस अच्छे से मिल गया, बॉटल्स वगैरह टूटना बंद हो गई। तो इस तरीके से जो है ये बन गया। इसमें भी शुरू के बुक्स में अगर देखें, सतुल कुत्ती तमरुदा वगैरह जैसे वर्ड्स मिलते हैं, तो कपास, रुई और मिट्टी इन दोनों को घोट घोट कर उनका कीचड़ जैसा बनाकर उसका लेप जैसा बोतल पे करते हुए भी यूज हो रहा था। लेकिन और लोग इवॉल्व होते गए, सोचा इतना में झंझट करने की क्यों जरूरत है, एक सूती कपड़ा ले लो, कोई मुल्तानी मिट्टी वगैरह जैसी जिसमें कोई पत्थर और कंकड़ नहीं है, ऐसी एक फाइन मिट्टी ले लो और उसमें ही जो है वो लेप करते हुए वो बैंडेज जैसा लगाता है वैसा उस पर हाथ कर दो। एकदम फंटास्टिकल ये चीज काम करने लगी, सारी समस्याओं से जो है वो निजात मिल गई, इवॉल्व प्रोसेस स्टार्टेड। बाकी ये कुछ अप्रोच इसमें अलग अलग एस्पेक्ट है, कुपी पक्व रसायन पर बात कर रहे हैं तो इनको लेना जरूरी था, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल चीजें है तो मैं बस जो है वो अंगुली निर्देश करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। क्लॉथ मैंने बता ही दिया, मिट्टी सिर्फ जो है वो कांच पर चढ़ नहीं सकती थी, तो कुछ बाइंडर चाहिए था, इसलिए क्लॉथ का या रुई का यूज करते हुए इसमें प्रयोग हो रहा है। डायरेक्ट वो ऐसी बनाई हुई शीशी या ग्लास बॉटल जो कूपी है उसको हीट नहीं दी जा सकती, वो सस्टेंड भी नहीं मिलती, तो एक सस्टेंड हीट के लिए वालुका यंत्र का यूज हो गया। लवण यंत्र, वालुका यंत्र, ऐसा कोई भी चीज जो सस्टेंड और यूनिफॉर्म हीट दे दे सभी तरफ से एक जैसी, क्योंकि ग्लास और मिट्टी खुद जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो एक कोई अच्छे से सभी तरफ से यूनिफॉर्म हीटिंग एनवायरनमेंट जैसा बनना चाहिए था, वो इंश्योर करने के लिए वालुका यंत्र का यूज उसमें हो रहा है। वो वालू एक यूनिफॉर्म से साइज के ग्रेन्यूल्स जैसा होना चाहिए, उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए, धोकर ले लो, सूखा हुआ होना चाहिए, कपड़ मिट्टी करते वक्त उसमें गीला ना रहे, बॉटल सूख जाए वगैरह वगैरह, जैसे प्रैक्टिकल बनाते वक्त के कुछ बहुत सारे छोटे छोटे ये होते हैं, डायरेक्शंस होता है, इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्लायंस, उसमें डिटेल्स में मैं फिलहाल नहीं जाना चाह रहा हूँ, समय की भी हमें मर्यादाएं हैं। फिर इस तरीके से वालू का यंत्र बन गया। वो बनाने के लिए फिर एक कोई मिट्टी का घड़ा ले लो या कोई थिक मोटा सा मेटल का भी ले सकेंगे जिसमें भी हीट सस्टेन हो सके, उससे कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग परंपराओं में अलग अलग चीजें यूज हो रही हैं। जिस भी तरीके से एम यह है कि एक यूनिफॉर्म सस्टेन्ड हीट मिलने के लिए असेंबली बनाई जाए, जिस भी तरीके से बनाना है वालू का यंत्र बनाकर उसमें बीच में कुपी में अपना सारा मटेरियल कज्जली या जो भी है फिर भावनाएं वगैरह उसमें दी जाएगी, वो देते हुए बनाकर मटेरियल कुपी में रखा गया, वालों का यंत्र में रखते हुए चढ़ाया गया। हीट देने लगेंगे पहले 112 डिग्री सेल्सियस या 116
गंधक का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम है, तुरंत उसका जो है वो मेल्टिंग शुरू हो जाता है, तो थोड़ी सी हीट आते ही गंधक मेल्ट हो गया, उसमें मोल्टन द्रव रूप के गंधक में ये सारी चीजें बॉईल होने लगी, उबलने लगी। वही जो स्नेह पक्ष से कंपेयर की हुई अवस्था यहाँ पर चलती रहती है। धीरे धीरे जो है वो गंधक वेपराइज होकर बाहर भी निकल रहा है। इसको हम जो है, लेकिन मर्क्यूरी वैसा का वैसा है अंदर, तो गंधक जारणा जैसा भी हम इसको यूज करते हैं, जो कंसेप्ट जो बताया है वो भी यहाँ पर टर्म एप्लीकेबल है। तो गंधक की जारणा इसमें हो रही है। ये इसको रसशास्त्र के कंसेप्ट से हम ये मानते हैं कि गंधक की इस धारणा से पारद के गुणधर्मों में वृद्धि होती है, पारद ज्यादा अच्छे से कार्यकारी बन रहा है। ये सारा होते होते धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि टेम्परेचर और ज्यादा हम बढ़ाते भी, क्रमाग्नि दे रहे हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी हम बढ़ाते हैं। लिक्विड गंधक की मात्रा वेपर होते होते कम हो रही है, वेपर्स बनती है तो बॉटल पूरी की पूरी तो गर्म नहीं है, नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऊपर का कम होता है, तो वो गंधक फिर से रिसोलिडिफाई होते हुए ऊपर चोकअप होता है। तो उसको हम जो है वो किसी शलाका से कोई उसमें रॉड डालकर चला रहे, धीरे धीरे उसका मुंह खुला रखने का ये करते हैं। ऑल दो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वी नो। तो मुंह खुला रखने की जो है वो पूरी प्रिकॉशन ली गई। जितना वेपर होते होते धीरे धीरे वो जाना था वो गंधक निकल गया। उसके बाद में अब वेपर फॉर्म में सारी चीजें आ रही है। जब लिक्विड गंधक खत्म हो गया वहां पर हम जो है इसको सील कर देते हैं, ताकि एक तो अब इसके बाद हमें एस्केप भी नहीं चाहिए गंधक का या पारद के वेपर्स का, और दूसरा प्रेशर भी बढ़ाना था, तो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छे से देने की जो बात की हुई थी, तो उस दृष्टिकोण से अब इसमें मुख मुद्रा की जाएगी। अब पैक इंटेंशनली मुंह हम चोकअप कर देंगे ताकि अंदर ही अंदर पूरी रिएक्शन होती जाए। ये करने के लिए हमने वो जो है वो सिद्धि लक्षण भी रखा होता है कि अब कोई लिक्विड अंदर नहीं बचा तो सीधा जो है वो बॉटम तक, अंदर जो रॉड डाल रहे हैं वो बॉटम तक जाकर टकरा सकता है। वो भी एक हमें फीलिंग आ जाती है, और वो पूरा रेड हॉट बॉटम कुर्ती का है वो दिखता है। उस कंडीशन में हम मुख मुद्रा कर दिए। मुख मुद्रा के बाद में एक अच्छा सा एकदम दृढ़ अग्नि उसको देकर अच्छे से पका लिया, और लास्ट में संघर्षित कर दिया। संघर्षित करने के बाद में उसमें जो बना हुआ मटेरियल है वो अंदर ही अंदर फिर से जो है वो शीत ठंडा हो गया, तो फिर से कंडेंस हो जाता है जो पेपर फॉर्म में था। और जो कंडेंस हो गया तो जिस भी जगह पर बॉटल में के अलग अलग एनवायरनमेंट के कंडीशंस के हिसाब से जैसे भी है वो कंडेंस होता जाता है। तो वो कंडेंस्ड मटेरियल हम बाद में बॉटल ब्रेक कर कर निकाल लेते हैं। दैट इज आवर आउटकम। रस सिंदूर या जो भी बन गया वो कूपी पको रसायन के तरफ से जो भी चीजें उसमें से बन रही है वो हमारे हाथ में मेडिसिन आ गई। इस तरीके से हम जो है कूपी पको बनाते हैं। तो कंडेंसेशन अब बॉटल का शेप के हिसाब से और अंदर का मटेरियल से, जैसे प्लेन रस सिंदूर है तो ये अगली स्लाइड में चलता हूँ, यहाँ इसके जो है वो और चीजें भी देखनी है हमें। कंडेंस होकर जो मिल गया वो आता है, तो उस पर वो कुछ जपा पुष्प संकाशम वगैरह भी चीजें कुछ उसके लक्षणों में बताई गई है। अब बॉटल का शेप लेकर वो बन जाता है, ऐसा कोई खास उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, जिस भी तरीके से बन जाएगा। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें देना चाहूंगा। शीट देते वक्त हुई हुई गलती से अगर कोई कभी जामनगर के स्टूडेंट थे या कभी जामनगर जाते हैं तो उनके रसशास्त्र डिपार्टमेंट के म्यूजियम में रखी हुई है टोपी जरूर देख लीजिएगा। गुब्बारा बलून जैसे हम फुलाकर बड़ा करते हैं उस तरीके से रखी हुई बॉटल हीट के गलती से फूल कर पूरी फैल कर जो है वो बड़ी की बड़ी बन गई और उसका बलून जैसा शेप आ गया। ऐसा एक अजीब एग्जाम्पल जामनगर के रसशास्त्र डिपार्टमेंट में म्यूजियम में रखा हुआ है, कभी जाते हैं तो जरूर देख लीजिएगा। खैर फिर थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर लेते हैं। ये सारा बनाते वक्त होने वाली केमिस्ट्री पर एक नजर डाल लेते हैं। मर्क्यूरी और सल्फर मेनली दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, शुरू से देखते आए हैं, बहुत बार रिपीट हो चुका है। मर्क्यूरी का मॉलिक्यूलर वेट है 200, सल्फर का है 32। लगभग 32 इंटू 6 जो है 200 आ जाता है। दोनों के बीच का अगर रेशियो प्रोपोर्शन देखा जाए गुणोत्तर तो लगभग 6 के आसपास आता है। व्हाट डज इट मीन? 1 ग्राम अगर मर्क्यूरी वेट करके अगर हमने ले लिया तो उसमें जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल, सिंगल एटम का मॉलिक्यूल है इसलिए यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल बदलते नहीं इनमें, तो जितने भी एटम्स मर्क्यूरी के 1 ग्राम मर्क्यूरी में आने वाले हैं, अगर 1 ग्राम उतना ही अगर हम गंधक सल्फर ले लेते हैं तो उससे नंबर ऑफ एटम्स 6 गुना बढ़ जाता है। तो उल्टी अगर भाषा में अगर बता दूं तो
अगर कोई एक एक्स नंबर ऑफ एटम्स अगर हम मर्क्यूरी का ले रहे हैं तो उसके लिए जितना हमें मर्क्यूरी चाहिए होगा, मान लो एक मैंने मेरा नंबर ले लिया, इतना इतना मर्क्यूरी मुझे चाहिए है। अगर वो 60 ग्राम मर्क्यूरी होता है तो उससे 1/6 सल्फर में ही जो है वो उतने आइटम्स आ जाते हैं। 10 ग्राम सल्फर और 60 ग्राम मर्क्यूरी, इन दोनों में नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो एक दूसरे से कंपेरेबल है। हमने देखा था मर्क्यूरिक सल्फाइड जो बन रहा है वो HgS है, मीन्स 1Hg 1S कंबाइनिंग विथ ईच अदर। दिस इज न्यूमेरिकल कंपैरिजन, नंबर से होता है। एक मर्क्यूरी का एटम और एक सल्फर का एटम मिलते हैं, इनका वजन कितना है उससे उस टाइम पर कंसर्न नहीं होता। तो 6:1 प्रपोर्शन में चीजें मिलती हैं। तो 60 ग्राम मर्क्यूरी लेंगे तो वो 10 ग्राम सल्फर के साथ में कंबाइन होता है। अगर जो हमारा कज्जली बनाने का जो स्टैंडर्ड याद करेंगे तो हम जनरली समगुण कज्जली बनाते हैं, जितना पारद लिया था उतना ही गंधक लेते हैं। तो 60 ग्राम मर्क्यूरी के हिसाब से अगर उसमें हमने 60 ग्राम गंधक डालकर कज्जली बनाई होती तो यही हम जो शुरू में कुपी रसायन के इनिशियल स्टेजेस में जो रॉड चला चला कर गंधक जो उड़ा देते हैं, वही ऊपर का 50 ग्राम गंधक उड़ जाता है और जो लास्ट का 10 ग्राम बचा हुआ है वो इसके साथ में मिलता है। तो 60 ग्राम मर्क्यूरी और 10 ग्राम सल्फर ये मिलकर HgS बनता है। तो 70 ग्राम का जो है वो थ्योरेटिकल आउटपुट आता है। प्रोसेस लॉस फिर उसमें भी जो है वो पारद की गतियां वगैरह सारा गणित अगर देख ले तो 60 से 65 ग्राम के बीच में आपको जो है वो मटेरियल मिल जाएगा। दूसरी भाषा में बताऊं, ये इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अगर आप एक बैच बनाने जाते हो, आपको अगर आज फार्मेसी में खड़ा कर दिया और 5 किलो रस सिंदूर चाहिए है, बताइए कितना मटेरियल लेकर शुरू करेंगे। इसके लिए जो है ये गणित बताया जा रहा है सारा, इसको रखना याद रखना इसलिए जरूरी होगा। प्योरली क्लिनिकल एस्पेक्ट में जिनको सोचना है शायद उन लोगों के लिए इस स्लाइड की जरूरत ना रहेगी, औषधि निर्माण की दृष्टि से लेकिन इसकी अहमियत काफी ज्यादा है। तो मान लीजिए अगर आपको 100 ग्राम रस सिंदूर बनाना है तो लगभग आपको 85 ग्राम मर्क्यूरी और 15 ग्राम सल्फर उसमें यूज हो जाएंगे। प्रोसेस लॉस वगैरह देखते हुए और थोड़ा सा 10-15% ऐड कर दीजिए मटेरियल को और उस हिसाब से बनाइए तो जो है मटेरियल बन जाएगा। तो मैं जो पीछे बात करते करते छोड़ दिया था कि जहां पर मटेरियल स्वांगशीत ठंडा होते होते जहां पर कंडेंस हो गया, कंडेंसेशन की साइट के हिसाब से ही जो है वो हम कुपी रसायन के अलग अलग टाइप्स बनाते हैं, तलस्थ, गलस्थ और उभयस्थ। तल बॉटम, अगर कुपी तोड़ने के बाद में, बॉटल तोड़ने के बाद में आपको आपका मेडिसिन बॉटम में मिल गया, उसको आप तलस्थ रसायन बोलेंगे। अगर नेक में मिल गया, गला ऊपर अगर मिल गया वो गलत है। कुछ मेडिसिन ऐसी भी बनती है जो थोड़ा पोर्शन ऊपर भी मिलता है, कुछ पोर्शन नीचे भी मिलता है, तो वो उभयस्थ है, एट बोथ प्लेसेस, कुछ तल में भी है कुछ गल में भी है। कंडेंसेशन की साइट कौन सी थी उस पर जो है ये डिपेंड करता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स में जो है आपको अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। एक खास एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ मकर ध्वज रस का। मकर ध्वज में सुवर्ण, पारद और गंधक, इन 3 चीजों का इंग्रेडिएंट्स का जो है वो ये मेडिसिन बनाना एक्सपेक्टेड है, अपेक्षा यही है कि इन तीनों से में बन जाए। थियोरेटिकली मकर ध्वज गलस्थ रसायन है, ऊपर बनने वाला। बनने के बाद में सारा का सारा पोर्शन जो है वो बॉटल के गले में आपको मिलना चाहिए, पेंदे में कुछ ना रहे। लेकिन प्रैक्टिकली जब मकर ध्वज बनाते हैं तो आपको ऊपर सिर्फ मर्क्यूरी सल्फाइड चढ़ा हुआ मिलता है। यूज किया हुआ लगभग सारा का सारा सोना जो गोल्ड है वो तल में पेंदे में ही बॉटल के बचा हुआ मिल जाता है। आज तो मकर ध्वज में फिर उसको अलग अलग परंपराओं में कोई लोग फिर उसी को पाउडर करते हुए उसी में मिला भी रहे हैं, कोई उसे हटा भी रहे हैं, अपने अपने परंपराओं से लोग चल रहे हैं। अभी तो बात मैं थ्योरेटिकल कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने बताया था कि आइडियली मकर ध्वज गलत होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी जो है वो मिसिंग लिंक है। अगर मकर ध्वज का रेफरेंस अगर देखेंगे शुरू में ही आता है, फलम मृदु स्वर्ण दलम रसेंद्रात पलाष्टकम षोडश गंधकस्य। एक पल सोना उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन वहां एक छोटा सा वर्ड आता है मृदु। सिर्फ एक पल स्वर्ण नहीं बोला, मृदु स्वर्ण दल बोला है। इसको एक मृदु करने की कुछ प्रोसीजर रसशास्त्र की परंपराओं में से विलुप्त हो गई है। आज हमें नहीं पता है स्वर्ण को मृदु कैसे करना है, हम यूं स्वर्ण का शोधन करते हैं, उठाकर डाल देते हैं। इसलिए हमारा स्वर्ण मकर ध्वज में अंदर नहीं मिलता,
वो फिर से जो है वो तल में बचा हुआ मिल जाता है। मकर ध्वज गलत रसायन होते हुए भी ये बॉटम में बचा हुआ मिलेगा। खैर, क्योंकि रसशास्त्र में एक तो पहली परंपरा ये रही कि रसशास्त्र हमेशा गोपनीय रखने की विद्या मानी गई। कुछ शुरू के उसके तांत्रिक बैकग्राउंड का प्रभाव रहा, या जो भारत की सारी विद्याओं के बारे में हमें देखने को मिलता है कि बीच में अचानक से आए हुए इस्लामिक इन्वेजन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी बहुत सारी विद्या शाखाएं टूट गई है, ज्ञान विलुप्त हो गया है, उसका भी कुछ प्रभाव है। तो जो भी है, आज की डेट में इसमें की कुछ विलुप्त परंपराओं की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस वजह से ये कुछ अपनी गलती से उभयस्थ में ट्रांसफर हो गया है, गलत होते हुए भी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, ये कंसेप्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा इस तरीके से कुपिपक्व बनाने का। तो कुपिपक्व जो कल्पना है, मेरे ख्याल से ये भी सभी लोग जो है वो देखते होंगे। कार्टून्स भी तो सबको पता ही है। एक शिवा का कार्टून आजकल बहुत फेमस है निक चैनल पर का। 10-12 साल का बच्चा है, साइकिल वगैरह उड़ाकर चलाता है, ठीक है, कार्टून का हीरो है, अपना अजीबोगरीब कारनामे करता रहता है। मैं जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, एक स्पेसिफिक इंस्टेंस, बस मुझे उस शिवा का कोट करना है। उसे कोई भी अगर बच्चे करते हुए पुकारता है, वो तुरंत उसको डांट देता है, बच्चा मत कहना अंकल, छोटा है पर काम बड़ा करता है। इसी तरीके से ये कुपिपक्व रसायन में हम देख सकेंगे। बहुत ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कल्पना, मैंने शुरू में ही बताया था, मुश्किल से 200-300 साल पुरानी है। अगर हम पुराना इनिशियल स्वरस पाठ वगैरह से अगर कंपेयर करें तो हजारों सालों के पुराने के सामने तो ये बहुत ही छोटा बच्चा है। पर बच्चा मत कहना, कुपिपक्व रसायन बहुत ही अच्छे सा काम में आता है। बनाने एक बार अगर आप अच्छे से बनाने लगे, इतना श्योर शॉट है, अच्छे से बनता है, तो लोगों ने इसका अप्लाइड यूजेस में इस कंसेप्ट को उठाकर, बेसिक कंसेप्ट यूज के इजाद किस लिए हुआ, इनोवेशन का ये इवोल्यूशन किस लिए था, पारद और गंधक की जो एक अच्छी सी मूर्छना दृढ़ बंध के साथ बनाने के लिए। लेकिन इस कंसेप्ट को लोगों ने दूसरे दूसरे चीजों में भी यूज करना शुरू कर दिया। रसायन सार नाम का एक ग्रंथ है, इन्होंने जो है वो भस्म में भी जो है वो शराब संपुट में बनाने के बजाय कुपिपक्व तरीके से भस्मों का निर्माण बताया हुआ है। क्यों? वो कहते हैं कि भाई ताम्र और कज्जली मिलाकर आप रखेंगे शराब संपुट में, ताम्र का तो भस्म हो जाता है, लेकिन जो कज्जली थी उसका क्या हो गया, पारद और गंधक दोनों तो हवा में उड़ गए। ठीक है, ताम्र भस्म में अच्छे से गुण आ गए, अच्छे से बन गया, वी विल नॉट कॉल इट एज ए वेस्टेज, बट अगर आम के आम गुठलियों के दाम मिल जाए तो क्या बुराई है। तो उन्होंने जो है वो इसी ताम्र भस्म को वो कुपिपक्व रसायन से बनाते हैं शराब संपुट के बजाय। वो कहते हैं कि बोतल के नीचे जो है वो ताम्र की पूरी प्रक्रिया होकर मुझे ताम्र का भस्म मिल जाएगा, और उसी समय गुठलियों के दाम जो शराब संपुट में पारद गंधक की कज्जली जो धूम गति से उड़कर जाने वाली थी वेपर बनकर, उन वेपर्स को भी ऊपर कंडेंस करते हुए रस सिंदूर भी बन गया। फिर साथ ही साथ में ताम्र भस्म के साथ बनते हुए उसमें कुछ ताम्र के भी गुण आ गए, तो उन्होंने उसको रस सिंदूर नाम देने के बजाय ताम्र सिंदूर दे दिया, और बताया कि भाई इस तरीके से भी जो है वो यूज हो जाता है। तो एक नीचे ताम्रभस्म बनेगा, ऊपर एक सिंदूर बनेगा, इसको भी जो है वो रस सिंदूर के तौर पर और ताम्र के गुणों के साथ वाला रस सिंदूर के दृष्टिकोण से जहाँ चाहिए वहां पर यूज कर लीजिए। कज्जली का वेस्टेज रोकने के लिए एक अच्छा सा यूज कर लिया, अप्लाइड एस्पेक्ट, एक चीज का दूसरे चीज में यूज। ये तो हम घर में भी करते हैं ना रूटीनली। भाई सुई तो बनाई थी धागा डालकर सिलाई करने के लिए, लेकिन घर में अगर हाथ में कांटा घुसता है, कोई छोटा सा कांटा लग गया, तो हम सुई से ही निकालते हैं ना, अप्लाइड यूज। उसी तरीके से सिंदूर में भी जो है वो कुपिपक्व रसायन का अप्लाइड यूज करते हुए ये कर दिया गया। फिर दूसरे आ गए हमारे रसतरंगिणी वाले सदानंद शर्मा जी और उनके गुरु नरेंद्र नाथ। इन्होंने तो जो है वो और यूजेस उसके दूसरी तरफ से कर लिया है। हमने शुरू में ही देखा था सगंध मूर्छना इसमें बन रही थी, लेकिन उन्होंने इसका यूटिलाइजेशन करते हुए निर्गंध मूर्छनाएं भी जो है वो रसकर्पूर वगैरह भी जो है वो भी इस तरीके से सक्सेसफुली बनाए हैं, अपने ग्रंथ में लिखे हैं। एंड आज के डेट में वाइडली उनके लिए इसके जो है वो यूज भी किया जा रहा है। मर्क्यूरी क्लोराइड वगैरह जैसे उसमें बन रहा है, गंधक तो है नहीं, लेकिन ऐसे निर्गंध मूर्छना के भी कल्प बनाने के लिए उसका यूज जो है वो लोगों ने करना शुरू कर दिया। सक्सेस स्टोरी एक बार बन गई तो उसका जो है वो दूसरा यूज।
अब वो जो मैं कह रहा था, बच्चा मत समझना, मूर्ति तो छोटी सी है, कुपिपक्व रसायन अगर वैसे देखेंगे जैसे कज्जली का देखा था, खलवी रसायन उससे बन रहे हैं। अगर मैं किसी को भी अगर पूछूं कि भाई खलवी रसायन के एग्जाम्पल्स बता देना, एक साथ में आप 50-100 तो धड़ बता ही दोगे। आरोग्यवर्धिनी, योगराज गुगुलू, ये वो, यहाँ यूज हो रहा है, वहां यूज हो रहा है, इसमें डल रहा है, उसमें डल रहा है, देर ऑफ एन नंबर ऑफ फॉर्मुलेशन। यही अगर मैं लेकिन कुपिपक्व रसायनों के लिए बोलने जाऊं, रस सिंदूर है, मकरंद हो जाए, समीर पन्ना गए, बस 2-4 तो ये अटक जाती है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्मुलेशंस भी इसमें नहीं निकले। एक तो छोटा बच्चा, लेट इवॉल्व, फिर बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सक्सेस इतना जबरदस्त था कि एडॉप्ट बहुत अच्छे से हो गया है। लिमिटेड चीजें पर श्योर शॉट यूज में हर जगह आपको मिलेगी। रसशास्त्र पूरा का पूरा पारद को सेंटर बनाकर बनाया गया। पारद के यूजेस में मैक्सिमम उसका जो है वो भस्म बनाकर, रस भस्म सेवन के गुणधर्म, उसके विधियां, रसशास्त्र के किताबों से जो है वो टन्स ऑफ मटेरियल एंड मिलियंस ऑफ पेजेस भरे पड़े हैं। बहुत सारी विधियां हैं, रसभस्म का क्षेत्रीकरण, ये वो एकेडमिकली हम बहुत सारा पढ़ भी रहे, लेकिन प्रैक्टिकली इस एक रस सिंदूर ने पूरे के पूरे रसभस्म को सब्स्टिट्यूट करके रिप्लेस कर दिया है सीधे सीधे। कहीं पर भी जहां रसभस्म बताया जा रहा है, कोई किसी पारंपरिक विधि से जो है वो रसभस्म नहीं बना रहे हैं, सीधे उसकी जगह पर जो है वो रस सिंदूर डालकर बनाया जा रहा है। छोटी सी मूर्ति है पर कीर्ति जो है वो बड़ी जबरदस्त है। हर जगह पर जो है ये यूज में आ गया, क्योंकि सक्सेस अच्छा था, डेफिनेटली बनता है, बनाने में कोई झंझट नहीं है। बाकी बहुत सारे जैसे रसभस्म के वगैरह जाओ, थ्योरी पढ़कर भी सामने मेथड रखी हुई होगी आपके रेफरेंस, आप पढ़कर बना नहीं सकते, क्योंकि उसमें बीच में जो है वो बहुत सारी अनटोल्ड लैक्यूना होते हैं। कुपिपक्व रसायन के इस विधि में ऐसा कोई अनटोल्ड लैक्यूना नहीं है, सीधे सीधे जो डालो वो बन जाता है। आप एक करने गए और दूसरा ही चीज बन गया, ऐसे नहीं होता। बनाने निकले थे गणपति और बन गया बंदर, ऐसे जो है वो कुछ आपका आउटकम में जो है वो गलती नहीं होती। मूर्ति बनाने वाले के हाथ से गलती हो जाती है ना, ऐसे भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लोग लेकर मूर्ति तो बनाने निकलते हैं, एम होता है गणपति बनाना, हाथ में जब आता है देखते हैं बंदर बन गया। इसमें ऐसी गलती नहीं होती। रसभस्म में अनसक्सेस बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता, तो इसलिए आ गया। तो हाइट हो गई। रसतरंजिणी ने तो सीधे बता दिया कि उक्ते पारद मात्रे तो प्रयोगेषु सुनिश्चितम योजयेत् रस सिंदूरम। जहां पर भी पारद, अगर सिंगल पारद का भी नाम लिया गया है, गंधक नहीं डाला गया, वहां पर भी रस सिंदूर डाल दो, क्योंकि अकेला पारद तो यूज होना है नहीं, मूर्छना तो होनी ही है। तो कुपिपक्व जो है ये डिफॉल्ट मूर्छना बन गई पारद की। मुश्किल होते हुए भी कज्जली के बजाय रस सिंदूर ने ये जगह ले ली। डिफॉल्ट मूर्छना में, डिफॉल्ट में पारद जब आप अगर बोल दिया गंधक के बिना तो रस सिंदूर यूज कर दो, रस भस्म बोला है रस सिंदूर यूज कर दो। इतना वाइड यूज में आने के बाद दैट इटसेल्फ ओनली अ सिंगल पॉइंट टेल्स हाउ इट इज सक्सेसफुल एंड हाउ इट इज यूजफुल। बहुत सारे विवेचन जो है वो उसका रसशास्त्र के दृष्टिकोण से हो गया, बहुत सारे क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में भी इसके है, और मेनली तो हमें आखिर यूज जो है वो क्लिनिकल ही करना है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा इसका दृष्टिकोण देख लेता हूँ। अग्नि संस्कार बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसकी स्वाभाविक वजह से इसमें आए हुए गुण जो है वो थोड़ा भी तीक्ष्ण रूक्ष सूक्ष्म बना हुआ है। सूक्ष्म विवरण है, सूक्ष्म है, छोटे छोटे स्रोतों में भी जाकर हर जगह पर काम करता है। उष्णता भी जो है वो काफी मात्रा में है, एकदम तीक्ष्ण रूक्ष की कैटेगरी में इसलिए मैंने नहीं डाला कि पूरा उतना ही उष्ण है, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उष्णता तो है ही है। तो यूज कहाँ होते हैं? सारे के सारे कुपिपक्व रसायनों से निकले हुए कल्पनाओं का मेन अगर पहला यूज आप देखेंगे, कफ की दृष्टि से बना हुआ क्लेद, द्रव, ये दो गुण और शिथिलता, ये लक्षण अगर जहां पर भी आपको दिखेंगे, ऐसी हर कंडीशन में कुपिपक्व रसायन यूज किए जा सकेंगे। इंद्र भगवान के पास में भरद्वाज मुनि पहुंच गए थे ना आयुर्वेद सीखने के लिए, बस उनको त्रिसूत्र आयुर्वेद बताया था, हेतु लिंग औषध बोल दिया, पढ़ा दिया आयुर्वेद, जा और काम कर, 3 शब्दों में पूरा आयुर्वेद सिखाया गया था। वैसे अगर कुपिपक्व रसायन का क्लिनिकल यूसेज अगर ऐसा मैं त्रिसूत्र में बताना जाऊं तो मैं बताऊंगा क्लेद, द्रव और शैथिल्य।
जहां जहां पर ये संप्राप्ति में इनका संबंध आ रहा है, ऐसी हर जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। प्राणवायु स्रोत की बीमारियां, श्वास वगैरह जैसी, जहां पर कफ का स्यानता से जो है वो परिणाम दिख रहे हैं, उसी से वात दृष्टि वगैरह हो रही है, ऐसी तो हर जगह पर रस सिंदूर वगैरह यूज करो, कफ का विलयन अच्छे से हो जाएगा। ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट वगैरह अगर इंग्लिश में बात करना चाहो मॉडर्न के हिसाब से, तो वो भी इनमें से जो है वो इन कल्पनाओं से अच्छे मिलते हैं, तो वहां पर भी यूज है। न्यूकोलाइटिक इफेक्ट बोलना चाहो उसको भी बोल दो, छोड़ दो। आई डोंट वांट टू गो इन मोर डिटेल्स ऑफ मॉडर्न फार्मेकोलॉजी, वो हमारा प्रांत है नहीं, अपने प्रदेश में ही काम करे बेटर है। तो क्लेड, क्लेड की फिर उसमें द्रवता, उसी में आ गए शोषण वायु का की वजह से अगर उसमें स्यानता आ गई हो तो वो, और अगर इनके द्रवता वगैरह की वजह से धातुओं में आने वाली शिथिलता, इन सबको रेगुलेट करने के लिए ये सारे रस सिंदूर और अलाइड इसके जो भी भाई बहन हैं, इनके परिवार के कुनबे के लोग सारे के पकवा वाले इनमें अच्छे से काम करते हैं। इसी तरीके का दूसरा मेन व्याधि राजयक्ष्मा, या इससे अलाइड जो भी व्याधियां बन रही है इस समूह में की, जो इस ग्रुप में आने वाली, बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष बताया हुआ है ना, द्रवगुण की वृद्धि है इसमें, तो उसका शोषण जहां पर भी करना है। इसलिए राजयक्ष्मा संबंधित अगर आप कोई भी मेडिसिन देखेंगे, आपको इनमें जो है रस सिंदूर या ऐसे रिलेटेड जो है वो कुपिपक्व रसायनों के बने हुए प्रोडक्ट का यूज मिल जाएगा। सिमिलरली प्रमेह, प्रमेह में भी जो है वो सारे धातुओं में आने वाली शिथिलता और क्लेद, इनका ही जो है वो ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो है आपको परिणाम दिखेगा। इन्हीं की वजह से जो है वो प्रमेह की संप्राप्ति सारी बन रही है। इसलिए वहां पर भी जो है आपको ये कुपिपक्व रसायनों का यूज मिल जाएगा। मैं जस्ट ब्रॉडली बताया जा रहा हूँ, अलग अलग पूरा जो है वो दोषम दुष्यम बलम कालम के हिसाब से बनने वाली अवस्थाएं जो है उतना विशद करना, फिलहाल एक तो मैं खुद क्लिनिशियन हूँ नहीं, तो मैं सैद्धांतिक ही ज्यादा जाना चाहूंगा और निर्देश मात्र करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो प्रमेह के और उसके आनुषंगिक व्याधियों में हर जगह पर जो विकल्प यूज हो रहे हैं, उनमें आपको कुपिपक्व रसायनों का यूज जो है वो अच्छे से मिल जाएगा। मैंने शुरू में ही जो ये रूक्ष और तीक्ष्ण गुणों का रिलेटेड अब तक हमने उसका देख लिया, अब मैं आ रहा हूँ उसके सूक्ष्म गुण के तरफ। सूक्ष्म विवरण है सूक्ष्म, तो अलग अलग स्रोतों में जा रहा है, तो पूर्व धातु पर धातु अंदर अंदर डीपेस्ट ऑफ डीप स्रोतों में जो है हर जगह पर इसको पहुंचने की इनकी क्षमता होने की वजह से सारे धातुओं का पोषण ये कर सकता है। तो शुक्रवार स्रोत तक भी जो है इसका इम्पैक्ट अच्छे से दिख रहा है। इसलिए शुक्रवार स्रोत से रिलेटेड अगर बीमारियों की बात करें तो वहां पर भी जो है वो क्लैदे वगैरह से अगर कहीं पर चाहिए है, या शुक्र शोधन वगैरह के लिए भी चाहिए है, शुक्र दृष्टि या उसकी हानि से रिलेटेड कोई भी व्याधियां हैं, वहां पर आपको कुपिपक्व रसायनों का जो है वो उपयोगिता अच्छी खासी दिख जाएगी। व्याधि के हिसाब से हो गया, फिर अगर स्वास्थ्य के हिसाब से भी देखा जाए, रसायन और वाजीकरण, वही अभी जो बताया था कि सारे धातुओं पर काम करने की इनकी क्षमता की वजह से, और पारद है बेसिकली, तो रसायन में और वाजीकरण में उसका इम्पैक्ट आना ही था। तो ये कुपिपक्व रसायनों का यूज जो है, अगर मतलब ब्रॉड एरियाज अगर देखे जाए तो इन एरियाज में कुपिपक्व रसायन आपको अच्छे से यूज होते हुए मिलेंगे। सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक ड्रग व्हाटसोएवर, वो तो हमेशा हमारा होता ही है, पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य। बहुत सारे इसके जो है वो महिमा मंडल तो हो गई, लेकिन जब हमें उसको इसमें जाना है, अच्छा एक चीज जो है यहाँ पर मैं बताना भूल गया, लिखा था लेकिन इसका थोड़ा वापस जा रहा हूँ। शुक्रवार स्रोतस के यूजेस में इसको आपको मैंने रिफ्रैक्टरी फेज का भी खास करके जो है वो इसमें मेंशन किया हुआ है। बहुत सारे बाकी भी जो है वो शुक्रवार स्रोतस पर काम करने वाले और वाजीकरण के तौर पर काम करने वाले मेडिसिन मिलेंगे। कुपिपक्व रसायनों में से जो है मकरध्वज वगैरह जैसे यहाँ पर जो यूज होता है, इनका एक खास यूज आपको मिलेगा। हम वाजीकरण औषधियों में जो है वो दो कैटेगरीज मेनली करते हैं, एक शुक्र श्रुति, एक शुक्र वृद्धि। श्रुतिकरम के किंचित श्रुतिकरम, किंचित वृद्धिकरम, किंचित श्रुति वृद्धिकरम, तीन प्रकार हमने उसमें जो है वो किए हुए हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन और भी होती है, तो वाजीकरण के फलश्रुतियों में हमें हर जगह पर इसलिए लिखा हुआ मिलेगा वृद्धोपितरण स्पर्धी, और इसका स्पेसिफिक कुपिपक्व का मैं एक ही पॉइंट बताना चाहूंगा, रिफ्रैक्टरी फेज मीन्स
एक इंटरकोर्स के बाद में दूसरा इंटरकोर्स भी अगर आदमी फिर से करना चाहे तो बीच में जो एक रिलैक्स कंडीशन आती है उसका ड्यूरेशन उस रिफ्रैक्टरी फेज को भी ये कम करके दे देता है। वाजीकरण के हिसाब से वाजीव सामर्थ्य एक तो समर्थता से हो ही गया, लेकिन अगर रिपीटेड भी अगर आदमी आनंद लेना चाहे उस कंडीशन में इन कुपिपक्व रसायनों के प्रोडक्ट का जो है वो खास यूज मिल जाता है। फिर से आदमी जो है वो फिर से तैयार होकर जो है वो उस प्रक्रिया में आ जाना चाहे तो यह कल्प जो है इस कल्पना के अच्छे से काम में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता हूँ ड्रॉबैक पर। महिमा बहुत सारी हो गई, लेकिन कोई भी चीज एकदम 100% अच्छी तो होती है नहीं। जब हम विमर्श ले रहे हैं तो अच्छाइयों के साथ में बुराइयां भी बताना जरूरी है। तो कुछ बताते हुए जो है वो हम समारोह की तरफ चलते हैं कंक्लूडिंग के लिए। तो ड्रॉबैक, प्रोसेसिंग थोड़ा तो टीडियस है ही है, कितना भी बताए अच्छे से बनता है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन वो वालू का यंत्र बनाओ उसके लिए घड़ा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वालू ऐसी चाहिए, कुपी ऐसी चाहिए, तो बनाने की प्रोसेस जो है वो काफी टीडियस है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर स्टेप्स बहुत ज्यादा होने की वजह से और बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, फिर बीच में वो चोकअप होना है, ये है, कुपी अच्छे से बननी चाहिए, तो इफ्स बट्स डूज डोंट इतने बढ़ जाते हैं कि बनाने वाले को अच्छे से मास्टर हो तो ही हो सकता है। नया नवेला कोई उठकर अगर बनाने जाएगा फेल्यूर के और 1000 के ही चांसेस ज्यादा है। इसलिए प्रिकॉशन, मास्टरी, ड्यू सुपरविजन सारी चीजें जो है वो जरूरी हो जाती है। प्री रिक्वायरमेंट, संभाल उपकरणों की जरूरत बहुत ज्यादा है। रेती भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, बोतल भी चाहिए, समय भी चाहिए, सुखाने के लिए चाहिए। अचानक से उठकर कर नहीं सकेंगे, पहले से सारा करते हुए आके जाओ। चावल चढ़ा है जैसा फट से चावल ले लिया, धो दिया, बना दिया, नहीं है, ये इडली बनाने जैसा है। 2 दिन पहले से भिगा के रख दो, ये करो फिर बनाओ। इस तरीके से जो है विदाउट प्री प्लानिंग यू कैन नॉट गो फॉर दिस प्रिपरेशन। यही सारी दिक्कतों के चलते हुए पॉपुलर भी बहुत ज्यादा नहीं है। पॉपुलर इन द सेंस ऑफ, मैंने पहले ही बताया था, ये मेरे खुद से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। एज रस सिंदूर तो बहुत ही पॉपुलर है, सवाल ही नहीं, लेकिन अलग अलग कल्पना इसकी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बनी इस तरीके से। इसलिए जो नेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट वेरी वाइड। बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हुए, जैसे खलवी रसायन पॉपुलर हो गया, लोगों ने कुछ भी अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए जो है वो एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड एंड एडेड ऑन द प्रोडक्ट। तो नई 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 चीजें बढ़ती जाती है, और भी आपको जो है वो नए नए फॉर्मूले भी बहुत सारे मिलेंगे। कुपी पक्व का यूज से नए फॉर्मुलेशन कोई बहुत ज्यादा बना रहा है, ये भी आपको नहीं दिखेगा। तो ये पॉपुलैरिटी कम होने का भी जो है ये एक प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें जो है ये इसके प्रोडक्शन के या एक बनाने वाले के हिसाब से बता दी। अब थोड़ा सा क्लिनिशियन के लिए आने वाले ड्रॉबैक में जाते हैं। एक बहुत अच्छा सद्गुण इसमें है, जवाई झट से डाल बॉडी में लेते ही जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जैसा फैल रहा है, पूरे बॉडी में फैल जाता है और सभी जगहों पर जो है वो सारे स्रोतों में पहुंचते हुए हर टिश्यू तक अपना काम दिखाने के लिए ये कैपेबल है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, बहुत शार्प, बहुत स्पीडी होना भी जो है ना काम में नहीं आता। जैसे फ्लाइट बहुत अच्छी है, तेज स्पीड से जा रही है, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से चेन्नई जाना चाहूँ तो मेरे लिए जो है वो फ्लाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट गली में के मेरे बगल के फ्रेंड के घर में जाना चाहूँ तो यही प्रॉब्लम रस सिंदूर और इन कुपिपक्वों के कल्पों के साथ में है। ये सारे के सारे व्यवहारी है, तो ये बॉडी में जाते ही पूर्व में अपना खिलम कायम तथा पाकाय कल्पते व्यवहारी तो जैसा भंगा पेनम चाहिए समझ लो, जो शारंगल ने बताया था, बॉडी में जाते ही सभी जगहों पर फैलने की जो है वो इसकी जो आदत है, ये कभी कभी हमें प्रॉब्लम करती है। भाई अच्छा ये तो तुरंत जा रहा है, नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम इसलिए है कि जहां ये तुरंत फैलकर शरीर में व्याप्त, तो पूरा व्याप्त होने की वजह से रक्त धातु में तुरंत जो है वो समा जा रहा है। तो रक्त एंड ऑनवर्ड्स के धातुओं में अगर कहीं पर भी काम चाहिए होगा माउस में रक्त मज्जा शुक्र तक या इवन ओज भी, कुपिपक्व रसायन जो है वो बेस्ट चॉइस रहेगा। लेकिन रक्त धातु से पहले वाली जो चीजें है वहां पर इसका काम उतना अच्छे से नहीं दिख पाता। वही फ्लाइट से बगल की गली में नहीं जा सकते वाली जो स्टोरी बता रहा था, वो कंडीशन इसमें हो जाती है। तो आमाशय में अन्नवा स्रोतस्व अगर कहीं पर संप्राप्ति हो, एक्शन अगर वहीं पर एक्शन चाहिए होगा, या रसधातु जो है वो दुष्ट हो गया हो, रसधातु दृष्टि से बने हुए कोई विकार हो दिया हो, सिंपल ज्वर भी ले लो रसधातु वाला, इनमें या आम की वजह से होने वाला कोई विसूचिका वगैरह जैसा कोई आम का जो
फूल पाचन में क्या आम की प्रॉब्लम से होने वाले डिसीजेज, इन जगहों पर रस सिंदूर या इस फैमिली के कोई कुपिपक्व रसायन मुश्किल से ही काम में आते हैं। इनका यूज ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये तुरंत रक्त में चले जाते हैं। रस धातु पर इनका काम या अन्य स्रोत पर आमाशय पर नहीं दिख पाता। ऐसी कंडीशंस में इनका यूज नहीं हो रहा है। इसलिए आपको ज्वर के कल्प में, जैसे एग्जाम्पल अच्छा सा दे दो, आनंद भैरव रस दोनों है उसके वजह से, एक ज्वर का एक कास का है। ज्वर का अगर है तो वहां पर आपको इसलिए हिंगुल का यूज मिलेगा। हिंगुल भी जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ये भी रेड है वो भी रेड है बस। लेकिन रस सिंदूर जो था वह अग्नि संस्कार से हमने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। हिंगुल भूमि में बना हुआ एक अपने से स्वाभाविक तौर से पाया जाने वाला मिनरल है। तो उसमें अग्नि संस्कार कम होने की वजह से वह कुछ गुरु है, इसलिए उसमें जो है ये व्यवहारिक गुण नहीं है। तो अगर सिमिलर एक्शन चाहिए है लेकिन व्यवहारिक गुण नहीं चाहिए हो तो रस सिंदूर की जगह पर हिंगुल का यूज करते हुए काम चलाया जाए। आपको ज्वर के कल्पों में कहीं पर अगर आप देखेंगे तो इसलिए जो है वो हिंगुल का यूज मिलेगा, रस सिंदूर का नहीं। अतिसार भी में वही हालत है, ज्वरातिसार में भी वही है। और पाचन के लिए अगर हो रहा है तो पाजल से तो कहीं कहीं कज्जली मिल जाएगी, लेकिन वहां पर भी हिंगुल का यूज आपको जो है वो मैक्सिमम दिख जाएगा। तो ये भी कुछ इसका जो है ड्रॉबैक है। तो इन तरीकों से अलग अलग से मुझे जैसे भी इसका बताना था, मेरे ख्याल से मैंने कुछ आपके सामने रखा है। सारंग गृह्णीयात् शुभमस्तु। थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस एंड टू स्पीकर। बैक टू डॉक्टर प्रसाद कुलकर्णी प्लीज। हाँ धन्यवाद सर। सर ने बहुत सुंदरता से जो कुपिपक्व रसायन के विषय में विवेचन किया है। तो मेरे हिसाब से तो ये सब ना केवल रसशास्त्र के विद्यार्थी, सभी क्लिनिशियन, सभी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के लिए भी ये लेक्चर जो है वो प्रबोधन करने वाला है, इसमें कोई राय नहीं है। सर एक दो सवाल है कि क्या कुपिपक्व रसायन निरुपस्तंभित वात जैसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं या नहीं? अकेला यूज करने की बात हो रही है या संयोग में अलग अलग द्रव्यों के साथ में? ऐसा कुछ नहीं सवाल में पूछा गया, लेकिन नहीं, अभी अच्छा। जिन्होंने सवाल पूछा है वो अगर सामने है तो क्या इसको स्पष्ट कर सकेंगे? आप दो तरीके से बता सकते हैं तो बता दीजिए सर। सिंगल भी हो सकता है या मेरे विचार में सिंगल यूज अगर करना है तो निरुपस्तंभित में ये डायरेक्टली ज्यादा काम में नहीं आ पाएगा, क्योंकि रुक्षता वगैरह अगर हमने जैसे गुण देखे तो ये उपस्तंभित में तो चल जाएगा। निरुपस्तंभित में अकेले कुपिपक्व रसायनों का यूज जो है वह नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर संयोग में यूज हो रहा है तो दूसरे द्रव्यों के लिए, क्योंकि इनमें एक योगवाहिता भी है जिसके साथ मिलाया जाता है, उसके अनुकूल गुण भी दिखाते हैं। तो उपस्तंभित की कंडीशन में उपस्तंभ में काम करने वाले दूसरे निरुपस्तंभित में अगर ग्रहणात्मक काम करने वाले दूसरे ड्रग्स के साथ में दिया जा रहा है माइनर अमाउंट में तो चल जाएगा। बट ऑब्वियसली उपस्तंभित में तो प्रेफर्ड है, निरुपस्तंभित में उतना इसको प्रेफर नहीं करेंगे। आई डू एग्री। ओके सर। Can Rasakalpa formulation be divided used based on the त्रिविध रोग मार्ग? त्रिविध रोग मार्ग के अनुसार रसकल्प फॉर्मुलेशन को डिवाइड कैसे कर सकते हैं? त्रिविध रोग मार्ग मीन्स शाखा, यानी शाखा। हाँ, शाखा मध्यम नहीं, क्योंकि ये तो जो काष्ठौषधि में तो ऐसा कौन सा कल्प है जिसको आप इस तरीके से डिवाइड कर सकोगे? आई डोंट थिंक सो। तो इसकी व्याप्ति तीन ही रोग मार्ग में है। मेरे नॉलेज में जो ये वनस्पति बेस्ड रसशास्त्र जो है, सॉरी आयुर्वेद के ड्रग में भी कोई ऐसा तो क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकेगा एज पर माई इंफॉर्मेशन। संजीवनी मट्टी को आप कोष्ठ की है या शाखा की है या कोष्ठ शाखा दोनों की, ऐसा कोई त्रिविध मार्ग के हिसाब से बता पाओगे क्या? या सीतोपलादि को बता पाओगे? नहीं है ना।
अब चितोपलादी जसवंत अब ज्वर में ही यूज कर लिया, अब तो ज्वर में आ गया तो क्या बच गया। सही बात है, सही बात So I है। और don't एक think सवाल है that this सर। perspective is to be thought of. ओके सर। शुक्रवह स्रोतदृष्टि हेतु शस्त्रशार अग्नि जैसे उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक है, तो ऐसे हाँ, ही गुणों वाला कुपिपक्व रसायन शुक्रवह स्रोतदृष्टि में कैसे यूज कर सकते हैं? कफ द्वारा आवरण है तो समझ सकते हैं, लेकिन बाकी पैथोलॉजी में ऐसी उष्ण तीक्ष्ण दवाई शुक्र दृष्टि में कैसे काम करेगी? दृष्टि जनरली शस्त्र और अग्नि की भी अगर आ रही है, शस्त्र का तो खैर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ पहले, लेकिन क्षार अग्नि वगैरह की भी अगर आप दृष्टि देखते हैं तो इनमें भले सकृत अगर पहले एट फर्स्ट साइट आपको लगे कि ये तो उष्ण तीक्ष्ण था, लेकिन अग्नि का सिंपली आप देख लीजिए, क्षार का भी देख लीजिए, जो शरीर पर आने वाला जो इफेक्ट है, जो एडवर्स इफेक्ट है, वो तो उसके वजह से बाद में जो क्लेड बढ़ रहा है उसी से हो रहा है ना। सही है। आई थिंक आई एम क्लियर इन इट। चार का ओके। यूज भी ज्यादा करने के लिए चरक ने जो मना किया है, वहां पर भी हम यही देख रहे हैं ना, क्लेड बढ़ रहा है शरीर में। ठीक है सर। और एक सवाल था सर कि कुपिपक्व हाँ, रसायन कितने टाइम तक क्लिनिकली यूज कर सकते हैं, उसकी कुछ काल मर्यादा है क्या? million dollar question applicable to all Rasashastra things and repeatedly asked everywhere without any satisfactory answer. बट वही वेग आंसर ही दे पाऊंगा मैं भी, कोई बहुत ज्यादा तो इसमें हैव टू बी क्लियर कि ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, स्पेसिफिक आंसर इसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए, हाँ, मैं उस बाधा से तो दूषित नहीं हूँ कि ये टॉक्सिक हो जाएगा। आई एम श्योर या अगर यूज का अगर सही से किया है तो इसका कोई टॉक्सिसिटी नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी एक जो ग्रॉस इंडिकेशन हमें मिलता है आरोग्य वर्धिनी में दिया हुआ मंडलम सेविता है ईशान, मैं अपना मेरा मंतव्य है कि सारे ही रसकल्पों के लिए हम जो है वो इसको एक लिमिट के तौर पर देखें तो बेटर है। लगभग 6 हफ्ते का समय हो जाता है, और इससे ज्यादा जो है वो इनका कोई कंटिन्यूस यूज करने का कोई औचित्य एटलीस्ट व्याधिनाशन में तो नहीं बनता। रसायन माजीकरण में शायद बनता हो, लेकिन वहां पर भी फिर मेक ब्रेक में जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे कंटिन्यू देने की बजाय। ओके। अभी एक दूसरा एक सवाल आया है, शायद हाँ, प्रैक्टिशनर वैद्यों के नजरिए से, कि मार्केट में जो कुपिपक्व रसायन मिल रहे हैं उनके ऑथेंटिसिटी कैसे डिटरमाइन करें? सॉरी, आज की डेट में तो बस विश्वास के अलावा आपके पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। रिसर्च के नाम पर भी इसमें बहुत ज्यादा काम वैसे भले देखने को अगर हुआ भी है तो भी as such you cannot determine how it is exactly as per your requirement. मुश्किल है बताना। There are limitations, rather हाँ। the limitations are too much. हेलो सर, आपकी आवाज नहीं Yes. आ रही है। अच्छा, अभी जो बताया मैंने आपको सुनाई दिया था या नहीं इसकी लिमिटेशंस के बारे में? नहीं था सर, वो आवाज थोड़ा गया था, बीच में साउंड गया था। ओके ओके, सॉरी। हाँ, नहीं, भले R&D इसमें बहुत चल रही है, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आज के डेट में हमारे हाथ में बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट पैरामीटर्स इसमें नहीं है। मर्क्यूरी का एस्टिमेशन करके देखा जा सकेगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड बना है ये हम इसमें ज्यादा से ज्यादा देख सकेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज होती है, मर्क्यूरिक सल्फाइड तो केमिकली प्रिपेयर्ड भी आपको मिल जाता है मार्केट में, एंड हिंगुल तो है ही है, तो उसको स्पेसिफिकली ये कुकी को विधि से बनाया हुआ है या नहीं है, इसको टली करने के लिए मेरी इंफॉर्मेशन में तो कोई ऐसा स्पेसिफिक एश्योरेंस देने के लिए कोई वेरिफिकेशन का पैरामीटर है नहीं। ओके सर, एक सवाल और है। ओके सर,
रसतरंगिणी में एक कोटेशन है कि सगंध औषधि लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। यस। तो फिर इस विषय में आपके क्या विचार है? पारद का नाम लेते ही हमारा एक रसशास्त्र वाला एक, अगर आयुर्वेद में भी बहुत सारे लोग अब तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर एक ये फील्ड छोड़ दे तो बाकी तो पूरी दुनिया जो है वो एकदम मतलब कान खड़े होने वाली कंडीशन में आ जाती है ना। Because mercury is very ill famous for its toxicity, but unfortunately, all the toxicity reports generated throughout the world are related to organic compounds of mercury. पहली चीज किसी भी मटेरियल का बॉडी में का इफेक्ट हम जब देखते हैं तो पहली चीज जो होती है कि उसकी सॉल्युबिलिटी देखी जाती है। The compounds which are water soluble, those only have wider impact in our body. तो द मोस्ट फैट सोल्यूबल होते हैं कुछ चीजें। दो ही मीडिया हमारी बॉडी में बायोकेमिस्ट्री के लेवल पर अगर देखें तो यूज हो रहे हैं। तो निर्गंध मूर्छना में बताई हुई रसतरंगिणी का ये सही है, जो रसकर्पूर रसपुष्प वगैरह जैसी जो चीजें हैं इनमें मैक्सिमम जो है वो क्लोराइड बन रहा है, या जो मॉडर्न के हिसाब से जो टॉक्सिसिटी जो मिनामाटा डिसऑर्डर से लेकर हर जगह पर देखा जाता है वो कुछ मिथाइल कंपाउंड्स है, उसके ऑर्गेनिक मर्क्यूरी है, वो मर्क्यूरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वहां पर जो है वो इंडस्ट्रियल हजार्ड्स में वगैरह जहां पर भी आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर वेपर्स ऑफ मर्क्यूरी। जो डायरेक्ट मर्क्यूरी का वेपर्स से होने वाला जो प्रॉब्लम है ना, वहां पर एलिमेंटल मर्क्यूरी प्रॉब्लम कर रहा है, मर्क्यूरी इन इट प्योर फॉर्म। लेकिन बाकी मैक्सिमम कंडीशंस में इंडस्ट्री पॉल्यूशन वगैरह में जहां पर भी जा रहा है वहां पर या तो वहां तो ऑर्गेनिक है। और जो रसतरंगिणी का निर्गंध मूर्छनाओं में आया हुआ है वो क्लोरीन वगैरह से रिलेटेड है। ऑल दिस थिंग्स आर वाटर सोल्यूबल। जो रससिंदूर में जो बन रहा है यह मर्क्यूरी जो सल्फाइड जो बनता है ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी वगैरह अपने आप ही जो है वो ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है। ओके। तो मेन चीज यहाँ पर का जो ये डिफरेंस है और इसको हम इग्नोर करते हैं, ये मेरे हिसाब से इसमें की टॉक्सिसिटी से रिलेटेड जो भी हल्ला मचता है उसमें का ये मेन इश्यू है जो अनएड्रेस्ड रहता है। ओके। और एक सवाल आया है, हालांकि इस विषय से निगड़ित नहीं है, लेकिन फिर भी सिद्ध और आयुर्वेद रसशास्त्र इसमें मूलभूत फर्क क्या है? मूलभूत तो फर्क अगर बेसिक्स की बात करें तो नहीं है। सिद्ध सिस्टम और आयुर्वेद सिस्टम जो है दोनों लगभग एक ही सिद्धांत पर एक ही तरीके से इवॉल्व हुई है। कुछ कुछ गिने चुने डिफरेंसेस उसमें मिलते हैं कि जैसे मेन जो हमेशा बताया जाता है कि वो नाड़ी में उनका वात पित्त का पका क्रम उल्टा है। लेकिन नाड़ी को तो हम मूलभूत आयुर्वेद में ही मानेंगे नहीं, दैट इज नॉट फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेद। तो फंडामेंटल अगर देखते हैं तो इतनी जानकारी मुझे सिद्धा सिस्टम के बारे में मिली हुई है, पर मैं तो कोई उसका पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, आयुर्वेद का ही आदमी हूँ, लेकिन फिर भी जितना सिद्धा का बारे में मेरी जानकारी है मुझे सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो पैरेलल ही मिले, बहुत कोई अंतर ज्यादा है नहीं। हाँ, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग इन्वायरमेंट्स में जब दो चीजें इवॉल्व होती है तो नेचुरली उनमें कुछ वेरिएशंस आ ही जाते हैं ना। अगर यही मेरे नोट आज का ही मेरा प्रेजेंटेशन अगर मैं डॉक्टर प्रसाद के हाथ में देकर अगर उनको प्रेजेंट करने के लिए बोल दूं तो कल वो कहीं पर प्रेजेंट करेंगे तो शायद ऐसा तो नहीं होगा ना, प्रेजेंटेशन तो बदल ही जाएगा इवन विथ सेम मटेरियल। उसी तरीके से उतने ही डिफरेंसेस आयुर्वेद और सिद्धा में मिलते हैं, बेसिक कंसेप्ट में बहुत ज्यादा ये नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रसशास्त्र का फोकस सिद्ध वालों ने हमसे जरा जरूर ज्यादा किया है, एंड सिद्ध में जो मेथड्स यूज की हुई है जैसे भस्म वगैरह बनाने के लिए की जो औषधि प्रक्रियाएं हैं वो कंपेरेटिवली ज्यादा इलेबोरेट है हमारे कंपैरिजन में आयुर्वेद से, और ज्यादा उसमें ये भी कम है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम है। जैसे हम एक एग्जांपल में दे दो, अष्ट संस्कार पारद का पूरा अष्ट संस्कार बताने के बाद में हम लास्ट में लिख देते हैं सिंगुलोत्थ पारद भी जो है वो अष्ट संस्कारित पारद जैसा ही काम करता है, तो यूज कर सकेंगे। तो ये जो शॉर्टकट है ना यूज करने का, ऐसे शॉर्टकट सिद्ध में थोड़े जल्दी ज्यादा मिल जाते हैं।
हमारे पास भस्म बनाने के लिए कुछ कुछ जैसे नाग भस्म में मिलता है कि भाई एक उसका सिंदूर वर्ण का भस्म दिया हुआ है, एक दूसरा पीत वर्ण का दिया हुआ है, कुछ कृष्ण वर्ण का भी है। अलग अलग वर्ण के भस्मों के बारे में वहां पर थोड़ा बहुत मिलेगा। या लोह भस्म में भी है, कुछ एक दो अलग अलग दिए हुआ है, लेकिन भस्म भस्म है हमारे लिए। सिद्धा में अगर जाओगे तो पर सिंदूरम ककड़ंगो का 4-6 अलग अलग वैरायटीज है। श्वेत वर्ण भस्मों का अलग है, ब्लैक कृष्ण वर्ण भस्मों का अलग है, रक्त वर्ण भस्मों का अलग है। अगर हमारी परिभाषा में समझने जैसा अगर मैं बताऊं तो दे आर more rich and more evolved than us as compared as far as these bhasmas are concerned. ओके, ठीक है। तो ये हमारे सिंदूर वर्ण इसमें जो युवा है, इसीलिए मैं आपने कहा कि ये रिलेटेड नहीं है, बट आई फाउंड इट एज रिलेटेड बिकॉज वही उनका प्रक्रियाओं में सिंदूरम आ रहा है, सिंदूर वर्ण से ही रिलेटेड है। सिंदूर वर्ण के भस्म को अलग से बना रहे हैं। यस सर। और एक आखिरी सवाल लेते हैं सर कि एक सवाल ये है कि नॉन रसशास्त्री वैद्यों को प्रैक्टिस करते समय कौन सी रसशास्त्र के पुस्तकों का आधार लेना चाहिए? ओह, काफी वाइड सवाल है। महाराष्ट्र के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत इजी है, औषधि गुणधर्म शास्त्र, वैद्य गंगाधर शास्त्री गुणे, एक्सेलेंट बुक। क्योंकि एक्चुअल क्लिनिकली किस किस कल्प का किस किस अवस्था में यूज करना है, मेरे नॉलेज में तो इतना अच्छा जो है वो वर्णन दूसरे किसी बुक में नहीं मिलेगा। इसी की काफी अच्छी खासी इसी कंटेंट को रिप्रोड्यूस करते हुए रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह बना हुआ है हिंदी में, जो बाकी विद्यार्थियों के लिए या इसके लिए प्रैक्टिशनर्स के लिए जो है अच्छे से काम आ सकेगा। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दीज 2 बुक्स। ओके, ठीक है सर। एक सवाल इससे जुड़ा और एक है कि कुपिवको रसायन के शेल्फ लाइफ के बारे में। पुराणास्युर गुणयुक्त अथवा धातवो रसः, शारंगर में जो बताया हुआ है यहाँ पर पूरा लागू है। कज्जली में वैसे जो हो जाता है कि फिर भी बाद में चंद्रिकाएं को दिखते हुए खुलता है, मैंने पहले भी बताया था। इसमें तो वैसे भी नहीं होता, कुपिपक्व रसायन रखने के बाद भी जो है वो जनरली दिक्कत नहीं करते। इसलिए इन प्रिंसिपल कुपिपक्व रसायन को कोई शेल्फ लाइफ की मर्यादा नहीं है। लेकिन नाउ आई एम नॉट परमिटेड टू सेड दिस, मैंने एक आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर के हिसाब से एक विद्यार्थी के तौर पर तो बता दिया, बट वियरिंग माई गाउन ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर आयुर्वेदा, Ministry of Ayush has given a notification where it is limited to 10 years. So by law, it is up to 10 years. I think I am clear in answering, और या और कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए है? नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ। चलिए, तो फिर से एक बार आयुर्वेद अध्ययन वर्ग की ओर से आदरणीय वैद्य जिरांग कलगीकर सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सर ने समय निकालते हुए हमको इस विषय पे विस्तृत उद्बोधन किया। सभी उपस्थित वैद्य वर्गों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने भी ये 1.5 घंटे से लगभग इस विषय में रुचि रखते हुए वो जुड़ सके और उन्होंने अपने सवाल यहाँ पे उपस्थित किए। मैं जिरांग कलगीकर सर से विनती करता हूँ कि आगे जाकर भी ऐसे कोई अन्य कंसेप्ट का वो विवेचन हमारे सामने रखेंगे और हमारे लिए फिर से समय निकालेंगे। तो फिर से एक बार आयुर्वेद अध्ययन वर्ग नांदेड़ की ओर से मैं आदरणीय जिरांग कलगीकर सर और उपस्थित वैद्य वर्गों का आभार व्यक्त करते हुए ये सभा समाप्त हुई, ऐसा कहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू।